थी और अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने भी देखी थी और सुनी है हमने। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो युग बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन ये तीन चीजों की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। रोटी के लिए तो आज अपन सबको घर जल्दी जाना है, क्योंकि आज करवा चौथ है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि 7 सवा 7 बजे तक आप लोगों को फ्री कर दूं, जिससे घर पे जाके डांट किसी को अपन को नहीं पड़े। कपड़ा बनता है, सब होता है, लेकिन मकान जो कि बहुत जरूरी है और हर इंसान के जीवन के अंदर वो एक मकान जरूर बनाता है। आप चाहे इसको आपके खुद के घर में देख लीजिए, आप अपने पड़ोस में देख लीजिए। मकान एक ऐसी जरूरत है, पिताजी ने भी बनाया है तो भी बच्चों को, जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के लिए 20 साल 25 साल की उम्र में पिताजी ने बनाया होगा, लेकिन जो बच्चा जब बड़े होते हैं वो 55 साल 60 साल के हो जाते हैं और उनके बच्चों की शादी होने को होती है, तब उनको मकान की वापस जरूरत पड़ती है, तब वो वापस मकान बनाते हैं। तो एवरेज हर घर में हर इंसान अपने जीवन काल में एक घर मिनिमम बनाता है। जब इतनी जरूरी चीज है और इतनी जरूरी चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई विषय है, तो उस विषय को अपन को पर्सनली तो समझना बहुत जरूरी है। उसके अंदर तो कोई कोताहट होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब अपन प्रोफेशनली कोई चीज को देख रहे हैं, अपन प्रोफेशन के अंदर हैं और प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो प्रोफेशन प्रैक्टिस अपन एज चार्टेड अकाउंटेंट कर रहे हो, या एक कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे कर रहे हो, या एक कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे कर रहे हो, या एक एडवोकेट के तौर पे कर रहे हो, इन प्रोफेशंस को अपन जब कर रहे हैं प्रैक्टिस, तब उस प्रैक्टिस के दौरान रियल एस्टेट एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डेली की प्रैक्टिस के अंदर भी आपको वो टच विथ करता है। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, शुरुआत के अंदर ही, पहली कुछ भी चालू करने से पहले मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट अपन लोग की स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2016, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहीं तक ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी यहीं तक भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी इसका से बहुत ज्यादा बड़ी है। ये तो एक मात्र जरिया है रियल एस्टेट सेक्टर को देखने का, लेकिन अपॉर्चुनिटी इससे भी फार मोर ज्यादा बड़ी है। क्या अपॉर्चुनिटीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन सी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, वो अपन और थोड़ा सा एक बार रेरा देखते हैं, इसके बारे में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फिर अपन और उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अपन रियल एस्टेट को देखें तो अगर एग्रीकल्चर के बाद के अंदर कोई सेक्टर है जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है किसी भी देश की जीडीपी के अंदर, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ एक मकान ही नहीं है, उस मकान पे बनने के लिए जो चीजें उपयोग में आती हैं, उस मकान को बनने के अंदर जो लेबर इन्वॉल्व होती है, उस मकान को बनने के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ये सब चीजें उस सेक्टर का धार है, सूत्रधार। इस सेक्टर के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट जो खुद इंसान उस देश में रहता है वो करता है, उसके अलावा जो इंसान देश छोड़ के चले जाता है, एनआरआई, उसको हर टाइम अपनी एक मातृभूमि से एक विशेष लगाव रहता है, पीछे उसका परिवार रहता है, उसका भी कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट हर टाइम रहता है कि ठीक है, मैं अपना देश तो छोड़ के आ गया, लेकिन मेरे को अपने देश में एक घर चाहिए। जिस तरह से अगर अपन शहर में आज आ गए हैं और किसी गांव से आए हैं, तो अपने से अपने गांव की पुरानी हवेली या पुराना घर नहीं छूटता, और अगर अपने पास उस समय पुराना घर या हवेली नहीं थी, तो अपन यही सोचते हैं कि मेरे उस गांव में जहां मेरी जड़ें हैं वहां पे मैं कुछ खरीदूं, वहां पे मैं एक अपना छोटा सा घर रखूं। उसी तरह से जो विदेश जाता है वो हर बार अपने देश की तरफ देखता है कि मैं आऊं, वहां पे कुछ रखूं। तो एक जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से,
एनआरआई से और फॉरेन इन्वेस्टर्स से, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज यूएस है, यूके है, इनकी इकोनॉमीज के अंदर इतनी रिटर्न नहीं है जितना रिटर्न इंडिया के रियल एस्टेट के अंदर है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं ये सब देखते हैं। जब अपन इतना इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो इसका एक बैकग्राउंड में भी मैं लेके आऊं, आपको लेके जाऊं कि क्यों ये रेरा का जरूरत पड़ी। रेरा की जरूरत इसलिए पड़ी कि 2008 के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के अंदर, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं नोएडा के अंदर, लोगों ने जमीनें खरीद ली थी। जमीनें खरीद के लोगों को वायदा दे दिया था कि आने वाले टाइम में मैं आपको यहाँ पे आपके घर बना के दूंगा। एक एक डेवलपर ने कई कई जमीनों के पैसे, जमीनों के ऊपर पैसे लेके कई जमीनें खरीद ली। एक जमीन खरीदने की उनकी वगत थी, लेकिन उन्होंने 10-10, 20-20 जमीनें खरीद ली और सब लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। अंत में जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने उन सारी जमीनों को अवैध घोषित कर दिया। उसके कारण जो सारा इन्वेस्टर का पैसा है, वो सारा इन्वेस्टर का पैसा डूब गया और डेवलपर भाग गया। इस कारणवश देश के राजनेताओं ने सोचा कि क्या कर सकते हैं जिसके कारण ये एक ऐसा रेगुलेशन लेके आया जाए, जिस रेगुलेशन के तहत अगर काम किया जाए तो इस तरह की कोई भी घटनाक्रम आगे नहीं हो। आप अगर जानते हो, 1992 के अंदर सेबी आया था, और सेबी आने के बाद के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वो किस तरह से रेगुलेट हुआ है, उसी तरह से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद में जो सोचा गया देश के लोगों ने कि इसी तरह का कोई ना कोई रेगुलेशन यहाँ लाना बहुत जरूरी है, जिससे अपन आगे देखेंगे किस तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, किसी तरह से अकाउंटेबिलिटी, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक डेवलपर की है वो क्रिएट हो। ये जो रियल एस्टेट एक्ट अपन पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको सिर्फ डेडलाइन में अभी बता सकता हूं, और इसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ डेडलाइन के अंदर। इस डेडलाइन से ज्यादा इस एक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। प्लस इस एक्ट के अंदर सिर्फ 92 सेक्शन है। जब जीएसटी आया था तो अभी भाई साहब ने बताया कि अमित 2017 में रेरा का एक्ट किया चालू पढ़ना। मैं पहले जीएसटी देख रहा था कि जीएसटी पढ़ते हैं, लेकिन हर रोज नया नोटिफिकेशन, हर रोज नया कोई चेंजेस। अब इतने चेंजेस, इतने रेगुलेशन तो बस की बात थी नहीं। तो फिर एक छोटी सी पतली सी किताब आई जिसके अंदर सिर्फ 92 सेक्शन थे, तो वो पढ़ा और वो फटाफट समझ में आ गया, तो उसी के पीछे हो लिए। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी तो चालू हुआ है। अभी तो सिर्फ आधा परसेंट, भी बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, आधा परसेंट। अभी तो सिर्फ आपके मान के चलिए इंट्रोडक्शन का आई लिखा है, और अभी तो इंट्रोडक्शन लिख के पूरा इंट्रोडक्शन होना है। तो अभी तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बची है। ये तो सिर्फ अभी, अगर अपन खेल की भाषाओं में बीचे बोले, तो सिर्फ वार्मिंग अप हुई है। खेलना तो खेल अभी बहुत बड़ा है, और खेला तो अभी बहुत बड़ा जाएगा। ये एक्ट, जैसे मैं आपको बोला था, डेढ़ लाइन में मैं आपको बता सकता हूं। तो डेढ़ लाइन इतनी सी है कि जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। ये एक्ट इतना सही है, और इस एक्ट में कुछ भी नहीं है। आपने जो भी वायदा आज अलॉटी को दिखाया है, बताया है, जो भी समय उसको बताया है, जो भी आपने उसको पैसा बताया है, वो आपको अंत तक, उसको वो चीज देने के अंत तक आपको निभानी है। अगर आप बाजार से एक साबुन खरीद के लाते हैं और साबुन में लिखा हुआ है कि 5 रुपए की साबुन है, और ये साबुन 5 रुपए देने पे मैं आपको दे दूंगा, और इस साबुन में ये क्वालिटी है, और ये क्वालिटी जब आप उसको खोलेंगे तो आपको मिलेगी। रियल एस्टेट भी एक उसी तरह का एक प्रोडक्ट है। रियल एस्टेट जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि साबुन तो अपन बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, और उसकी इतनी महत्व नहीं है, क्योंकि अपनी जो कमाई है उस कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा है, तब अपन उसको इतना दिल से नहीं लगाते हैं।
लेकिन रियल एस्टेट, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, हर इंसान की जिंदगी में वो एक बार बनाता है, और वो अपनी जिंदगी की पूरी जो जमा पूंजी है, जब वो इकट्ठी हो जाती है और उसको लगता है मेरी जमा पूंजी इकट्ठी इतनी हो गई कि मैं आगे उस चीज को खड़ा कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, तो वो अपने दिल से उस जमा पूंजी को, लगाई हुई को, उस घर में बदलता है, और फिर वो दिल से वहां रहना चाहता है। तो ऐसी दिल से चीज अगर किसी से मैं लेने जा रहा हूँ, और वो दिल की चीज अगर मेरे को कहे मुताबिक नहीं मिली है, तो कितना मेरा मन खराब हो सकता है, कितने परिवार के लोग जो मेरे उस मन से जुड़े हुए हैं वो सब परेशान हो सकते हैं। यही चीज समय का प्रभाव के कारण हम लोग लोगों को समझा नहीं पाए, और लोगों को नहीं समझाने के कारण आज 4 लाख घर, 4 लाख यूनिट ऐसी हैं, आज के दिन भी जब अपन बात कर रहे हैं, जो लोगों का पैसा लिया हुआ है, लोगों ने पैसा दिया हुआ है, और वो यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है। 4 लाख यूनिट ऐसी आज के दिन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के रूप के अंदर रखी हुई है। तो अब अपन जो एक्ट है, उसकी एक्ट की थोड़ी सी डिटेलिंग के अंदर जाते हैं। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था, और इस बैकग्राउंड से आप समझ चुके होंगे कि क्यों इसकी कितनी तो इम्पोर्टेंस है एक्ट की। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपन कुछ, अगर ये एक्ट 6 साल पुराना हो गया है या 6 साल पहले आ गया है, तो कुछ पुराना हो गया है, या कोई अपॉर्चुनिटी अपन ने लॉस कर दी है। अपॉर्चुनिटी आज भी उतनी है जितनी 2017 में थी, बल्कि आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ये इतनी बढ़ चुकी है। और जैसा भाई साहब बता रहे थे, अहमदाबाद में पिछले 4 दिनों से हम लोग 63 चार्टेड अकाउंटेंट पूरे हिंदुस्तान से आए हुए, सुबह 9 बजे बैठते थे, रात को 1:30 बजे 2 बजे उठते थे, फिर वापस दूसरे दिन 9 बजे बैठ जाते थे। ऐसे 4 दिन हम लोगों ने गुजारे हैं, और सिर्फ हमने इतना सा पढ़ा है, रेरा 92 सेक्शन। लेकिन वो 92 सेक्शन को और डिटेल में पढ़ने के लिए, ये नहीं बोल रहा कि हार्ड है, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके अंदर अभी और क्या अपॉर्चुनिटीज जरूरत है, उसमें क्या कमी अभी बता रखी है, इन सब चीजों को डिस्कस किया है। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं रेरा में, वो अभी बहुत बहुत ज्यादा हैं, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। सो रेरा क्या बोलता है? रेरा बोलता है कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मैंने किसी भी बिल्डर को पैसा दिया है मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसको काम करने के लिए, तो वो पैसा ऐसा नहीं जाके दूसरी जमीन खरीद लेगा, या जाके दूसरा लैंड खरीद लेगा, या जाके दूसरा कोई प्रोजेक्ट बनाने लग जाएगा, या जाके अपने घर खर्च के अंदर उसको इस्तेमाल कर देगा। मैंने उसको पैसा दिया है, मेरे को जो चीज बना के उसको देनी है, वो बना के देने के लिए। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, समझेंगे ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा कैसे। ट्रांसपेरेंसी। आज आप जाइए किसी भी बिल्डर के पास में, और उससे पूछिए कि भाई फलाने 200 अपार्टमेंट का तुम अपने प्रोजेक्ट लेके आए हो, और मेरे को अपने एक यूनिट खरीदनी है, तो कितनी यूनिट आपकी बची है। या आप किसी को प्लॉटेड डेवलपमेंट किया है, उसे बोलिए भैया आपने तो 500 प्लॉट का टाउनशिप लेके आ रहे हो, और मेरे को एक प्लॉट लेना है, तो आप कितने मेरे को दे सकते हैं। आज के दिन हो सकता है भाषा उसकी बदल जाए अगर वो समझदार डेवलपर है, लेकिन आज के दिन भी ये गलती हो रही है। लेकिन अगर आप 2017 में जाके ये चीज पूछेंगे से, तो आपको एक जवाब मिलता, मेरे पास एक ही प्लॉट बचा हुआ है, मेरे पास एक ही अपार्टमेंट बचा हुआ है, आप ले रहे हो तो ले, नहीं तो बाहर और ग्राहक बैठे हुए हैं, मैं उनको दूं। वो आपके ऊपर प्रेशर उसी टाइम पे बना दिया उसने, जिस टाइम पे आप उसके ऑफिस में घुसे हो, कि एक तो मेरे को पैसा जैसे वो बोलेगा उसके बोलने के मन मुताबिक मेरे को पैसा देना होगा, जितना पैसा वो बोलेगा उतना उसके मन मुताबिक मेरे को पैसा देना पड़ेगा, जितना टाइम में वो मेरे को देगा, जिस तरह का एग्रीमेंट वो मेरे को साइन करवाएगा, उस तरह का एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और बोलेगा 5 साल बाद में दूंगा, 2 साल बाद में दूंगा, और उसके बाद में भी नहीं देता है,
तो वो भी मेरे हाँ को यार। देना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। हर क्वार्टर के अंदर उसने कितना माल बेचा है, कितना उसका बचा हुआ है, उसको क्वार्टर अपडेट के तहत उसको अपडेट करना पड़ेगा। और भी बहुत ट्रांसपेरेंसी की बातें हैं, अपन आगे उनको देखेंगे समझेंगे। अकाउंटेबिलिटी, मैंने बोला कि मैं 2025 के अंदर आपको आपका फ्लैट का हैंडओवर दे दूंगा, लेकिन 2026 भी निकल गई, 2027 भी निकल गई, 28 भी निकल गई, और फ्लैट का तो नामो निशान नहीं है। मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने पैसा तो ले लिया, लेकिन कब मेरे को देना है, क्या करना है। पैसा लेने की तो जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन अब उसका जो निस्तारण करना है सामान का, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता। लोग 2005 में पैसा दिए हुए हैं और आज तक उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, आज तक उनको अपने फ्लैट नहीं मिले। तो इस तरह की चीजें अब आगे नहीं चल पाएंगी, वो अपन आगे समझेंगे। कस्टमर, अनडाउटेडली जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का ये जो एक्ट है रेरा, वो आया है डेवलपर के लिए, ये आया है अलॉटी के लिए, ये आया है एजेंट्स के लिए, और पूरे सब लोगों को इसको रेगुलेट करने के लिए। इस तरह का कस्टमर सेंट्रिक ये एक्ट आया है, जो कस्टमर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को वो समझता है। और इन सब चीजों को देखते हुए जो भी उसकी कंप्लायंसेस हैं, वो पूरी कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम हुए होती। इसका आने का मेन एक और कारण है, ये आप लोगों को पता है। बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर बोलता है कि भाई मैं तो आज आपको ये फ्लैट दे रहा हूँ और इसका सुपर बिल्डअप ये है। आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, भैया इसका जो बिल्डअप है वो ये है। तीसरे के पास जाते हैं, भाई ये तो कारपेट एरिया मेरा है और ये भाव है। अब अगर आप कोई तीन फलों को कंपेयर करोगे, तो तीनों का फलों का स्वाद अलग अलग होएगा, तीनों की रूपरेखा अलग अलग होएगी। तो मैं उन तीनों फलों को कंपेयर कैसे करूं। ये बोलते हैं ना, कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स और ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस। अगर मैं चाहूंगा तीनों बिल्डर को कंपेयर करना, तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों की जो मापदंड है, वो मापदंड उन्होंने अलग अलग बोल रखे हैं। कोई बोलता है मैं सुपर बिल्टअप में बेचूंगा, कोई बोलता है मैं बिल्टअप में बेचूंगा, कोई बोलता है मैं कारपेट में बेचूंगा। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए एक कारपेट एरिया की डिफाइन किया गया, कि जो कारपेट एरिया है, उसी कारपेट एरिया पे ही आपको आपकी जो यूनिट है आपका बेचना होएगा। आप उस कारपेट एरिया के बिना बेचेंगे नहीं। आपको और ज्यादा आपके किसी ग्राहक को बताना है तो आप जरूर बताइए, हम उसके लिए मना नहीं करते। लेकिन आपको ग्राहक को कारपेट एरिया बताना आवश्यक है, और वो आपको बताना ही होगा। ये उन्होंने कंपल्सरी कर दिया। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी आई। आज अगर मैं केरला में जाऊंगा, तो वहां का भी जो यूनिट मैं खरीदूंगा, वो भी मेरे को कारपेट एरिया में मिलेगा। अगर मैं कलकत्ता जाऊंगा, तो वहां पे ही मेरे को यही मिलेगा। आज अगर मैं राजस्थान में खरीदूंगा, तो भी मेरे को यही मिलेगा। तो अब ये नहीं बोल सकते कि भाई कोई मैं सुपर बिल्टअप में बेचूंगा, कारपेट में बेचूंगा, बिल्टअप में बेचूंगा, ये सब चीजें। अब अपन ने इतनी सारी बातें तो कर ली इतनी देर से, पिछले 20 मिनट से, लेकिन ये तो समझा ही नहीं कि ये है क्या चीज, ये लागू किसके ऊपर होएगा। सबसे बड़ा जो लागू होने का है, वो लागू किसके ऊपर होएगा, वो अब अपन समझते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल बन रही हो, उसके अंदर दुकानें बन रही हो, या मैं कोई भी कमर्शियल यूज के लिए उसको ले रहा हूं, इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ये लागू होएगा। किसी भी तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बना रहा हूं, तो वो उस पर लागू होएगा। या एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि भाई मैं तो जमीन काट के बेच रहा हूं, तो ना तो ये कमर्शियल हुआ, ना ये रेजिडेंशियल हुआ, तो जमीन काट के बेचने पे तो रेरा लागू नहीं होएगा। लेकिन जमीन काट के बेचने के ऊपर भी रेरा लागू होएगा, जो कि है प्लॉटेड डेवलपमेंट। बहुत लोग ये समझते हैं कि प्लॉटेड जो डेवलपमेंट है, वो तो डेवलपमेंट तो किया ही नहीं, सिर्फ जमीन
काट के बेचिए, लेकिन उसके अंदर जो बिजली लगाई है, उसमें जो रोड बना रहे हैं, उसमें जो नालियां बना रहे हैं, उसमें जो पानी दे रहे हैं, पानी की टंकियां बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं या हॉल बना रहे हैं, ये सारा उस प्लॉट का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इसको बोला गया है प्लॉटेड डेवलपमेंट। तो चाहे तो पत्थर गड़ी, कई बोलते हैं ना तो मैं अपने पानी की टंकी बना रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल प्लॉट काट के बेच रहा हूँ। भैया तुम पत्थर गड़ी तो करके दे रहे हो ना। और बोलता है पत्थर गड़ी में मैं चूने भाटे की बाउंड्री नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ पत्थर लगा के दे रहा हूँ। अरे तुमने एक पत्थर लगाया, वो पत्थर भी तो पत्थर लगाया है ना, वो भी तो तुमने डेवलपमेंट किया है ना, खाली जमीन तो नहीं दी ना तुमने। तो प्लॉटेड डेवलपमेंट हर रूप से कवर होएगा। अब मैं तो अपना खुद का घर बना रहा हूं, क्या मेरा खुद का घर बनाने के अंदर मैं रेरा के अंदर आ जाऊंगा? नहीं। तो रेरा का एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है, कि अगर उस लिमिट से ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो उस लिमिट से ऊपर बनाने के अंदर ही आप कवर होंगे। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 500 स्क्वायर मीटर। मतलब कि कोई भी जमीन अगर मैं 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा डेवलप कर रहा हूं, उस केस के अंदर मेरे पे रेरा लागू होएगा। दूसरा, अगर वहां पे मैं 8 यूनिट से ज्यादा बना रहा हूं तो इसके अंदर दोनों कंडीशन में से अगर मैं एक भी कंडीशन मैं ब्रीच कर देता हूं तो मेरे को रेरा के अंदर एम्बिट में मैं आ जाऊंगा। मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाता हूं। अगर मैं 501 मीटर जमीन के ऊपर 8 यूनिट बना रहा हूं तो भी मैं रेरा के अंदर आऊंगा। मैं 499 स्क्वायर मीटर जमीन के ऊपर 9 यूनिट बना रहा हूं तो भी मैं रेरा के अंदर आऊंगा। मैं रेरा में कब नहीं आऊंगा? जब मैं 500 स्क्वायर मीटर बोल सकता हूं मैं, 500 स्क्वायर मीटर जो जमीन है या 8 यूनिट है, उसके अंदर अंदर कुछ भी बना रहा हूं, तब मैं रेरा के अंदर नहीं आऊंगा। एल्स मेरे पे रेरा लागू होए। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक ही के अंदर फॉल कर रहा हूँ, मतलब कि मैं जमीन में ही फॉल कर रहा हूँ, मैं यूनिट पे फॉल नहीं कर रहा, तो मेरे को नहीं आना। ये बिल्कुल क्लियर आ गया है। कुछ अथॉरिटीज है जिन अथॉरिटीज के पास ये अभी भी एम्बिग्यूटी है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि नहीं, आपका दोनों ब्रीच करनी चाहिए, दोनों ब्रीच करेंगे तभी होएगा। अगर आप एक ब्रीच कर रहे हैं तो रेरा में नहीं आएंगे। कुछ अथॉरिटीज हैं जो आज के दिन भी ये कंसर्न करती हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ अथॉरिटी ने इस चीज को क्लियर कर लिया, और राजस्थान की अथॉरिटी ने ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अगर एक भी ब्रीच हो गई तो भी आपको इसको एम्बिट के अंदर आप आ जाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लेकिन 2017 के अंदर ये इम्पोर्टेंट था कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, तो 1 मई 2017 के पहले जब रेरा लागू हुआ था, अगर कोई भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो वो प्रोजेक्ट रेरा के एम्बिट में नहीं आएगा, रेरा उसके ऊपर लागू नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले अब करीब 1.25 साल हो गया इस बात को, अगस्त 2022 के अंदर एक लिटिगेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं ही अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक लिटिगेशन ऐसा हुआ जिसके अंदर क्लाइंट ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था अपना, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसने अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया था, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद के अंदर वो बाजार के अंदर बेचने को गया था। तो हम लोगों ने एक स्टैंड ये लिया था कि भाई जब मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, होगा वो 1 मई 2017 के बाद का प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है। और क्योंकि मैंने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो मैं अगर उसका एडवर्टीजमेंट करूं या बिक्री अब करता हूं बिना रेरा नंबर लिए, तो मेरे पे रेरा लागू नहीं होता। ये चीज का लिटिगेशन हमारे क्लाइंट के ऊपर हुआ था, एंड वी केम आउट विथ अ फ्लाइंग कलर्स
जहां पे अथॉरिटी ने इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट ऐसा किया है जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में आपने उसको एडवर्टाइजमेंट या बिक्री किया है, तो आप पे रेरा लागू नहीं होगा। तो राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, तो उसको आपको रेरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। रेरा के लिए आप एक एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं और एग्जेम्पशन आप रेरा से ले सकते हैं। इट्स ऑप्शनल, जहां आप रेरा को ये बता रहे हैं कि भाई मैं एक इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहा हूं जिसका कंप्लीशन आ गया है और मेरे को उसका रेरा का नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्जेम्पशन के अंदर मेरे को, अगर मैं कोई भी रिनोवेशन का काम कर रहा हूं, रिनोवेशन राजस्थान के अंदर अभी इतना ज्यादा नहीं है। ये जो रेनोवेशन का काम है, रीडेवलपमेंट जिसको अपन बोलते हैं, या रिपेयर्स होता है, ये ज्यादा महाराष्ट्र की तरफ होता है। बॉम्बे बॉम्बे में ज्यादा होता है। इस यहाँ पे ये होता है कि जो मेरी पुरानी बिल्डिंगें हैं, वो पुरानी बिल्डिंग्स को मैं तोड़ के उसके ऊपर एक नई बिल्डिंग बना, तो मैं अगर इस तरह का कोई काम कर रहा हूं तो भी रेरा लागू उसके ऊपर नहीं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर मैं उस पुरानी बिल्डिंग में 100 अलॉटी रह रहे थे और वो 100 अलॉटी के 100 अलॉटी बोलते हैं कि हम अब अपनी नई बिल्डिंग बनाएंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे, तो उसके अंदर रेरा लागू नहीं होगा। लेकिन वो 100 जने बोलते हैं कि भाई अभी तो अपनी 10 मंजिल की बिल्डिंग थी, अभी अपन ने 70 साल पहले बनाई थी, लेकिन आज अपन 20 मंजिल बना सकते हैं। तो उसके अंदर वो 20 मंजिल या तो वो 100 लोग खुद ही ले ले, तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो बोलते नहीं, ऐसे 100 जने अपन और लेके आते हैं जिससे अपना ये जो रीडेवलपमेंट का खर्चा है वो भी उतर जाएगा। अपन जो 2 साल 3 साल किराए में रहेंगे वो खर्चा भी हो जाएगा। तो अगर वो इस तरह के कोई नए लोगों को लेके आ रहे हैं अपने डेवलपमेंट में और उनको बेच रहे हैं, तब उस केस के अंदर रेरा उनके ऊपर लागू हो जाए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं खुद का घर बना रहा हूं, खुद का घर मैंने बनाया, उसमें मैं रहने लग गया, लेकिन अब रेरा लागू किस पे हो रहा है? आपने एरिया तो देख लिया कि 500 स्क्वायर मीटर या 8 यूनिट, इससे ज्यादा। लेकिन अगर मैं वो खुद ही के लिए बना रहा हूँ 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, 8 यूनिट में, अपने मेरे 10 भाई है और मैं हम 10 भाई सोचते हैं कि भाई एक अपन 5,000 गज का जमीन लेते हैं और 5,000 गज के जमीन पे अपन एक बढ़िया सा अच्छा सा अपना 10 भाइयों के लिए एक अपार्टमेंट बनाएंगे और बड़ा खुला सा गार्डन हो जाएगा, अपन बड़ा आराम से शांतिपूर्वक रहेंगे 10 भाई। तो क्या उसके ऊपर रेरा लागू हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने किसी भी प्रकार का मार्केटिंग नहीं किया, मैंने किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं की, मैं कोई इसका व्यापार नहीं कर रहा कि मैं जाके लोगों को बोलूं कि भाई देखो, मैंने ये चीज बनाई है और मैं इस चीज की अब बाजार में आया हूं बिक्री करने के लिए। मैं इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर जो मैंने अभी उदाहरण दिया था, 10 भाई हम लोग बना रहे हैं 10 फ्लैट, हम लोग उनमें से 5 जने सोचते हैं भाई ठीक है, अपन बना तो रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं इसको बिक्री करना चाहता हूँ। मैंने उसकी रजिस्ट्री के पहले ये सोचा है, मकान बनते बनते किया है और लोगों को एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, तो उस केस के अंदर फिर मेरे को पहले रेरा का नंबर लेना होगा और उसके बाद में मैं उसकी बिक्री कर पाऊंगा। नहीं तो मैं सेक्शन 3 की वॉयलेशन, जो मेरा चार्जिंग सेक्शन है, उसकी वॉयलेशन में कर। आ, आ, अब अपन जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उसके अमित जी, सर भाई साहब अपन, हाँ जी, अमित अपन जी, 2 फॉर्मेट है। अपन यहाँ जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया 5,000 स्क्वायर मीटर लैंड का और 10 ब्रदर्स का, हाँ जी, had it been the brothers being 7, और वो फिर मार्केट में वो 6, उसमें से 6 भाई मार्केट में बेच के निकल जाते हैं, तो क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा? एक बार माफी चाहूंगा, आपको एक बार वापस हाँ, सवाल मैं बता रहा हूँ, बताइए। आपने जो उदाहरण दिया सर, वो 5,000 स्क्वायर मीटर में 10
फ्लैट बना रहे हैं या 10 अपार्टमेंट बना रहे हाँ हैं या जी, 10 कमरे बना रहे हैं, 10 यूनिट ही वो 10 बना रहे हैं, भाइयों के लिए बना 5,000 रहे हैं, मीटर की। इसको अपन 10 पाँच। भाइयों से रिड्यूस करके 7 पे ले आते हैं सर, हाँ जी, हाँ जी, या इसको 8 पे ले आते हैं, हाँ जी, और 8 हाँ में से जी, 4 भाई उसमें से बेच के जाना चाहते हैं, हाँ हाँ, तो क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि मेरी 5,000 स्क्वायर मीटर हो गई, 500 स्क्वायर मैं मीटर की मार्केट में क्या नहीं जा रहा, मैं एक प्राइवेटली किसी को, मेरे फ्रेंड को बेच नहीं, दिया, या नहीं नहीं, वो बेसिकली मार्केट ही हो गया। मार्केट ही हो गया, राइट? मैं एडवर्टीजमेंट की जो भाषा लिखी हुई है रेरा की एक्ट में, अगर राइट मैं सर। आंखों के इशारे से भी किसी को बोल रहा हूँ, हाँ, मैंने अपनी मुंह से जबान से नहीं बोला, मैंने कोई रिटर्न में नहीं बोला, मैं अपनी आंखों के इशारे किसी के साथ गया और आंखें के इशारे से भी मैंने बोला, तो वो राइट, भी एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, उसकी प्रीव्यू में आ जाएगा, वो प्रीव्यू में आ राइट। जाए। वेरी नाइस अमित। हाँ जी। सो अभी एक तो है कि अभी कोई चैट बॉक्स में सवाल आया तो मैं सवाल इस नहीं, वाले अभी नहीं है पोर्शन हमारे में कर पास में। दूं, तो अभी नहीं सवाल है फिर सर। आखिरी में ही लेते हैं, यस सर। सवाल आखिरी में एक साथ लेते हैं, राइट, राइट। है ना? ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे आया है और क्या कारण हुआ था 2008 में, कि जमीनें दिखा दिखा के पैसा ले लिया और पैसा लेके दूसरी जमीन खरीदने के अंदर पैसे को लगा इस्तेमाल कर दिया। वो जमीन जमीन ही रह गई, उस जमीन के ऊपर कुछ नहीं आया। तो इस एक्ट का एक सेक्शन है 42LD, वो सेक्शन ये बोलता है कि आप जो भी पैसा ले रहे हो, वो पैसा हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट अकाउंट होएगा, और वो जो सेपरेट अकाउंट होएगा, वो सेपरेट अकाउंट के अंदर जो पैसा निकलेगा, वो पैसा निकलेगा जितना आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। अगर अपन अपना पहले वाले उदाहरण से देखें 2008, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जहां पे जमीन के ऊपर मैंने पैसा ले लिया और आगे मैंने कुछ नहीं किया, अगर उस टाइम पे रेरा होता तो मैंने पैसा तो लिया प्रोजेक्ट में, लेकिन अलॉटी को वो पैसा डेवलपर को देने के बाद आगे लेके जाने की वो चेष्टा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ खड़ा करता, तभी वो पैसा बाहर निकल सकता था। परसेंटेज जो मेरे को डेवलपमेंट करता मैं, उसी का ही पैसा मेरा बाहर निकलता। तो 2016 में 2017-18 तक काफी अपने इसके ऊपर मंथन रहा, और मंथन के अंदर काफी कंफ्यूजन रहा कि भाई इसको ऑपरेट कैसे करें, और इसको ऑपरेट कैसे करें और इसके ऑपरेशंस के लिए किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करें। तो बैंकर्स एक फॉर्मूला के तहत आए। उस फॉर्मूला के अंदर ये था कि आप एक अकाउंट खुलवाएं बैंक में, जो कि 3 हिस्सों के अंदर बटेगा। 100% जो भी आप अलॉटी से पैसा लेंगे, वो 100% के खाते में आएगा। वो 100% के खाते से ये पैसा 2 खातों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक में 70% पैसा चले जाएगा और एक में 30%। 30% पैसा चले जाएगा। जो 30% वाला पैसा है, उसके ऊपर तो कोई कंप्लाइंस नहीं रहेगी, लेकिन जो 70 वाला परसेंट का अकाउंट है, उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा इस्तेमाल होएगा, जो भी लैंड के ऊपर पैसा खर्च होएगा, वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड और लैंड दोनों अलग अलग चीज है। कई डेवलपर ये बोलते हैं कि मैंने तो लैंड पहले ही खरीद के रख ली, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर 50 करोड़ का मैंने लैंड पहले से ही खरीद ली, तो मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क 50% कंप्लीट हो गया। बट नहीं, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट है जो बचा हुआ 50 करोड़ है, 50 करोड़ में मैंने कितना खर्चा कर दिया है, उसके ऊपर मेरा वो डिपेंडेंट होएगा कि कितना मेरा परसेंटेज मैंने कंप्लीट किया है। उस परसेंटेज का परसेंट मैं अपने टोटल लैंड और डेवलपमेंट दोनों की कॉस्ट से विड्रॉ कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा 50% लैंड खरीदा तो मेरा 50% कंप्लीट हो गया, तो अब मेरा जो पैसा आया है वो मैं 50% तक निकाल सकता हूँ।
अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी वापस वही 2008 वाली कहानी हो जाएगी। इसलिए इस चीज को लिंक किया है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट। जो मैंने काम जमीन के ऊपर खत्म कर दिया है, उस जमीन के काम खत्म करने के प्रपोर्शन के अंदर मैं अपना पैसा निकाल। अभी जो पैसा निकालूंगा उसको डेवलपर के भरोसे तो छोड़ नहीं सकता था रेरा अथॉरिटी। तो उसने 3 प्रोफेशनल को इसमें इन्वॉल्व किया, एक आर्किटेक्ट को, एक इंजीनियर को और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये तीनों प्रोफेशनल्स अपने अपने सर्टिफिकेट्स देंगे, अपना अपना बताएंगे, आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना काम खत्म हो गया है, और उतना ही पैसा उसके बाद के अंदर ये अकाउंट से विड्रॉ होएगा। अगर कोई भी प्रोविजंस नॉन कंप्लायंस अगर होती है तो रेरा के पास में ये पावर होएगा कि इमीडिएट इफेक्ट से इस अकाउंट को वो फ्रीज कर सकते हैं। इतनी पावर उसके अंदर अथॉरिटी ने इनको दिया है किसी भी प्रमोटर को जो कि डिफॉल्ट कर रहा है। और कोई भी प्रमोटर जो कि ये सर्टिफिकेट ले रहा है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसको 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने होंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसको क्वार्टरली अपने ये सर्टिफिकेट दे, या क्वार्टर के पहले अगर उसको जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की तो उस टाइम पे वो सर्टिफिकेट दे, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो साल के अंत के अंदर ये सर्टिफिकेट इनको दे, वो है एनुअल ऑडिट। तो यहाँ पे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एनुअल कंप्लायंस के दौरान एक सर्टिफिकेट दे रहा है। राजस्थान के अंदर सर्टिफिकेट्स के नाम है R3 और R4। जो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है उसका नाम है R1, और जो इंजीनियर का सर्टिफिकेट है उसका नाम है R2। तो जो R3 और R4 है वो 2 सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देंगे। आप ये मान लीजिए कि एक तो है मेकर और एक है चेकर। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम होएगा। जो पूरे क्वार्टर्स के अंदर, पूरे साल के अंदर जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, साल के अंत के अंदर ऑडिट की टाइम के ऊपर, साल खत्म होने के 6 महीने के भीतर भीतर, दैट इज बाय 30 सितंबर, उनको ये सर्टिफिकेट R4 फॉर्म अपने अथॉरिटी को देना होगा। कई प्रोफेशनल्स ये अपने अभी कमी छोड़ रहे हैं जिसके अंदर वो R3 भी खुद ही दे रहे हैं और R4 भी खुद ही दे रहे हैं। कुछ एक्सटेंट तक तो ये रेक्टिफाई हो चुका है, लेकिन अगर कोई की नॉलेज में ऐसा है कि ऐसा उनके द्वारा या उनके किसी नोन के द्वारा हो रहा है, तो उनको आप सजेस्ट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि वो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स R3 देने वाले और R4 देने वाले, दे बोथ आर डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंट। अपन बात कर रहे थे कि मेरे पास तो अब एक ही यूनिट बची है, आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो उस कहानी से चालू होते, या अगर मैं बोलूं कि मैंने तो अपने सुपर बिल्टअप में ही बेचना है या मैंने तो कारपेट में ही बेचना है, तो वो सब चीजें खत्म करने के लिए जो एक ट्रांसपेरेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आई वो अपन समझते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट जब रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि ब्रीच कर रहा है 500 स्क्वायर मीटर या 8 यूनिट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट के पहले या किसी भी एडवांस लेने से पहले, जब मेरे को रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है और मैं रेरा में रजिस्ट्रेशन नंबर लेने जाऊंगा, तब उस समय मेरे को जो कितने मेरे अपार्टमेंट्स हैं या कितने मेरे प्लॉट्स हैं या क्या मेरा उनका टाइप है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, वो अपने एरिया कितना है उनका इन टर्म्स ऑफ कारपेट एरिया, ये सब चीजें मेरे को बतानी होगी।
ये मैं आज के दिन क्यों पूछ रहा हूँ? ये मैं आज के दिन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मेरा अलॉटी डेवलपर के पास में खरीदने जा रहा है और उसने खरीद लिया, उसके बाद में जब उसने डिलीवरी लेने का है, जब उसको डिलीवरी मिलेगी, तब वो अपने मैप से, जो उसका लेआउट अप्रूव्ड मैप है, उस मैप से और फिजिकली और रेरा की वेबसाइट के ऊपर ये तीनों चीजें चेक कर सकता है। और अगर उस समय उसको ये महसूस होता है या कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो ये बोल सकता है कि मेरे को मेरा पैसा वापस दिया जाए। और वो पैसा मूल नहीं मिलेगा, वो पैसा मिलेगा ब्याज के सहित, इंटरेस्ट के सहित उसको पैसा लौटाना होगा डेवलपर को, इस तरह की कोई कमी छोड़ने पे। ये अधिकार बन जाएगा अलॉटी का उस दिन। अगर इस तरह का रजिस्ट्रेशन के बाद के अंदर, रेरा में रजिस्ट्रेशन के बाद में, अलॉटी को बेचने के बाद में, अगर डेवलपर्स की प्लानिंग के अंदर इसको ऐसा लगता है कि मेरे को इस प्लानिंग में कोई बदलाव करना है, मेरे को कोई चेंजेस करने हैं, तो उसको उसी अलॉटी के पास पहले आना होगा, उससे परमिशन मांगनी होगी कि मैंने तुम्हें दिखाया तो 10 बाय 10 का कमरा था, या तुम्हारा कॉरिडोर 5 फुट का दिखाया था मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हारा जो कमरा है वो कमरा तो बड़ा कर रहा हूं, वो 10 बाय 10 की जगह 10 बाय 11 का कर रहा हूं मैं, लेकिन जो तुम्हारा जो कॉमन एरिया है, जो तुम्हारी कॉमन एरिया का जो एरिया जो 5 फुट का था, वो 5 फुट का मैं एरिया चेंज करके 4 फुट कर रहा हूँ। तो इस तरह का कोई भी चेंजेस अगर कोई भी डेवलपर कर रहा है, तो उसको 2/3 अलॉटीज से पहले परमिशन लेनी होगी। दे नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम 2/3 ऑफ द अलॉटीज। सो अगर मेरे प्रोजेक्ट 100 यूनिट्स का है और 100 यूनिट में मैंने 50 यूनिट बेच दी है, और फिर मैं ये चीज मेरे जहन में आती है कि मैं अब इसके अंदर कुछ बदलाव कर लूं, तो मेरे को 50 अलॉटी में से 2/3 की परमिशन चाहिएगी कि क्या मैं इसको चेंज कर लूं। अगर वो मेरे को परमिशन देते हैं, तभी मैं इस प्रकार का कोई भी बदलाव कर सकता हूं। आप बोलेंगे यूनिट तो 100 है, तो फिर 50 का क्या 2/3, बेची 50 है, बोले 50 तो डेवलपर की है, तो उसके पास भी तो अधिकार होना चाहिए। दिया है उसको अधिकार, उसको अधिकार दिया है उन 50 यूनिट का एक वोटिंग पावर। तो असलियत के अंदर 51 यूनिट में 2/3 का मेरे को परमिशन चाहिएगी, तब मैं इस प्रकार का कोई भी चेंजेस कर सकता हूं। नहीं तो जो मेरे को रजिस्ट्रेशन के टाइम दिखाया था, जो मेरे को अग्रीमेंट के टाइम पे दिखाया था, डेवलपर को वही देने का दायित्व है मेरे को। और अगर वो नहीं देता है, तो मेरे को पूरा अधिकार है मेरा पैसा ब्याज के सहित डेवलपर से वापस ले दे। किसी भी प्रकार का अब मैं फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। मैं बोला अपने एडवर्टीजमेंट में कि मैं लगा के दूंगा एसी मुश्तबुशी का, मैं लगा के दूंगा अपने जो सारी फिटिंग्स है कूलर की, मैं जो अपने टाइल्स है वो टाइल्स ही लगाऊंगा, मैं इटालियन मार्बल लगा के दूँ। इस तरह का मैंने एक रूपरेखा बना के बड़ा सुंदर सा एडवर्टीजमेंट मैंने करके दे दिया। और उस एडवर्टीजमेंट में मैंने ना रेरा का नंबर लिखा, ना मैंने उसका जिस रेरा के अंदर वो रजिस्टर्ड है उस रेरा का वेबसाइट एड्रेस लिखा, और मैंने एडवर्टीजमेंट दी। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट के अंदर जो सबसे पहली गलती हुई है, वो है कि रेरा का रेरा नंबर और रेरा की वेबसाइट, एक तो मैंने वो नहीं लिखी। ये तो मेरी सबसे पहली गलती है ही। लेकिन आज से 4 साल बाद में वो एडवर्टीजमेंट तो मैंने उठा के रख रखा था बिल्कुल अपनी फाइल के अंदर, और जब मैं गया अपना पोजीशन लेने के लिए, तब मैंने देखा कि भैया नॉर्मल मार्बल लगा दिया इटालियन की जगह, जो फिटिंग्स हैं कोई लोकल ब्रांड की फिटिंग्स लगा दी,
सारी, और जो अपने वायदे जो भी एडवर्टाइजमेंट भी किए थे वो वायदे बिल्कुल नहीं करते हुए कुछ भी अपने लोकल चीजें और बिल्कुल क्वालिटी वाइज उस चीज को मेंटेन नहीं किया। पैसा तो मेरे से ले लिया लग्जरी दिखा के, लेकिन वो चीज मेरे को डिलीवर नहीं की। तो मैंने शुरू में बोला था जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा, और अब वो वायदा नहीं निभा है। तो जब वायदा नहीं निभता है तो मेरा पूरा अधिकार आ जाता है, और उसी दिन मैं बोल सकता हूं कि मेरे को मेरा पैसा वापस। अच्छा, वो पैसा वापस कब से आएगा? वो पैसा आएगा जिस दिन पैसा दिया है उस दिन से। ये नहीं पैसा मैं आज मांग रहा हूं तो मेरे को आज से कुछ मिलेगा। जो मैंने अगर 4 साल पहले मैंने पैसा दिया है तो 4 साल का ब्याज और मेरा खुद का मूल, ये दो चीजें तो मेरे को मिलेंगी। उसके बाद में जो मेरे को मानसिक हानि हुई है, जो मैं इतना परेशान रहा हूँ उस चीज के लिए, अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे भाव बढ़ गए, तो इन सब चीजों का कंपनसेशन है, उस कंपनसेशन का भी मैं अधिकार रखता हूं। अब अपन आगे चलते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर। मेरे को बोला है 2025 के अंदर अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आज 2023 चल रहा है। 15 मंजिल की बिल्डिंग है, तो भाई कम से कम 15 मंजिल तो आज के दिन डल जानी चाहिए। 1.5 साल तो मेरे को उसको तैयार करने में भी लगेगा। ये सब चीजें मेरे को दिखेंगी कहाँ? मैं तो आज विदेश में बैठा हूं, मैं रोजाना तो यहाँ पे आके देख नहीं सकता। इसके लिए प्रावधान है क्वार्टर कंप्लायंस के लिए। मैं आपको जो जो चीजें बोले जा रहा हूँ उसके आगे शब्द ये नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। जो भी मैं बोल रहा हूँ हर चीज के पीछे आप बाय डिफॉल्ट मान लीजिए ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है कि एडवर्टीजमेंट को मैं देख के एक वेटिंग करूं कि वो वेटिंग सही है ना, वो एडवर्टीजमेंट सही है ना। अगर मैं क्वार्टर कंप्लायंस की बात कर रहा हूँ तो वो भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक डेवलपर का क्वार्टर की कंप्लायंस कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो प्रो डेवलपर बोल रहा हूँ और सिर्फ अलॉटी के फेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन ये कंप्लायंस है। ये एक सिस्टम बना रहे हैं। ये एक सिस्टम के अंदर फायदा इसमें डेवलपर का भी हो रहा है, फायदा इसमें अलॉटी का भी हो रहा है, फायदा इसमें एजेंट का दिख रहा है। प्राइम फेसी ऐसा दिख रहा है कि ये सारा फायदा अलॉटी के फायदे का हो रहा है, लेकिन ये बहुत फायदा, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, बहुत फायदा डेवलपर का भी है। एक छोटा सा उदाहरण है कि अलॉटी टाइम से पैसा नहीं देते, तो अब ये क्वार्टर कंप्लायंसेस इन सब से अगर काम हो गया है, अलॉटी पैसा नहीं दे रहा, तो अलॉटी भी देख सकता है कि भाई मैंने अगर काम डेवलपर ने इतना कर लिया, पैसा नहीं दिया, तो मेरा कैंसिलेशन हो जाएगा। डेवलपर खुद कंप्लेंट कर सकता है अलॉटी की कि अलॉटी ने जो मेरे को वायदा किया था इस समय पे पैसा देने की, वो पैसा मेरे को टाइम पूर्वक नहीं दे रहा है, तो उसका कैंसिलेशन अथॉरिटी कर सकती है अलॉटी का, कि वो टाइम से पैसा नहीं दे। तो क्वार्टर अपडेट में क्या है? क्वार्टर अपडेट वही है जहां से पता चलेगा कि भाई अब एक यूनिट नहीं बची हुई है बेचने के लिए, एक से ज्यादा बची हुई है या एक भी नहीं है। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। हर तिमाही के अगले महीने, एक महीने के अंदर हम लोगों को क्वार्टर की कंप्लायंस करनी है। उन जैसे आपके लिस्टेड कंपनी की तिमाही का रिजल्ट आता है, उसी तरह से बिल्डर की जो बिल्डिंग वो बना रहा है उसका तिमाही का रिजल्ट मान लीजिए कि उसने कितना तो काम बनाया है, उसकी क्या तो फोटोग्राफ्स है, उसने उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना उसका पैसा आया है, क्या उसका आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है, क्या उसका इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, उसने कोई भी तरह का कोई बदलाव किया है, चाहे उसका फायर का एनओसी हुआ हो या कुछ भी, तो ये सब चीजें उसको रेरा को बतानी हो। तो ये सब वाटर की कंप्लायंस के अंदर आपने वो इन्फॉर्म करेगा, रेरा अथॉरिटी को दे देगा। आप डेवलपर के पास गए और डेवलपर बोलता है कि भाई आप आए हो और अभी दिवाली है, अगले दिवाली को मैं आपको आपका जो फ्लैट है वो हैंड ओवर कर दूंगा, मतलब कि 30 अक्टूबर 2024 के अंदर आप पोजीशन ले लेना। लेकिन आप रेरा की साइट पे जाते हैं
वहां देखते हैं भाई इसने तो 30 अक्टूबर 2026 लिखा हुआ है, चलो जी कोई बात नहीं, उसने अग्रीमेंट में तो आपका 30 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, आपने ले लिया। अब अगर वो 30 अक्टूबर 2024 को आपको आपका पोजीशन नहीं देता है, तो भी आप हकदार हो जाएंगे उससे पैसा वापस लेने के। तो जो उसने वायदा किया है टाइम से देने का 30 अक्टूबर 2024 में, वही उसको देना पड़ेगा, उसी में ही उसको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर वो इस तरह का नहीं करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताया। आपने किसी पर्टिकुलर डेवलपर को देख के, उसकी गुडविल को देख के उसके पास में जाके अपनी बुकिंग करवाई है, वो नाम पे काम हुआ है, उस नाम के विश्वास के ऊपर आपने जाके पैसे दिए हैं। कल को वो जो नाम है, जिस नाम के कारण आपने पैसा दिया है, वो नाम बोलता है कि मैं इसको करने का सक्षम नहीं हूं या इच्छा नहीं रखता, तो उसको आपके पास आना पड़ेगा, आके आपसे परमिशन मांगनी पड़ेगी कि देखो आपने मेरे विश्वास पे पैसा दिया है, लेकिन मैं इसको करने का अब इच्छा नहीं रखता या मैं सक्षम नहीं हूं। अगर ऐसा होता है, आप उसको परमिशन देते हैं, तभी वो किसी और को ये प्रोजेक्ट बेच सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई थर्ड पार्टी को मेरे को ये बेचना है, तो मैं उस थर्ड पार्टी को तभी बेच सकता हूं जब मैं अगेन 2/3 की कंसेंट लेता हूं, और कंसेंट लेके ही मैं आगे किसी को ये प्रोजेक्ट अपना बेच सकता हूं। एडवर्टीजमेंट की आपने बहुत डिटेल में बात कर ली। मैं किसी भी तरह का, मैं तो अभी प्री लॉन्च कर रहा हूं, प्री लॉन्च में तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी सॉफ्ट लॉन्च कर रहा हूँ, सॉफ्ट लॉन्च में तो अभी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। ये सब बातें अब खत्म हो गई है। अगर मैं एक ब्रोशर भी, एक फ्लायर भी किसी को भी शेयर करता हूँ, इसका मतलब मैं एक इच्छा जाहिर कर रहा हूँ अपनी बेचने की, और उस इच्छा जाहिर करने के लिए मेरे को पहले रेरा का नंबर लेना होगा। चाहे मैं वर्बली कर रहा हूँ, चाहे मैं रिटर्न में कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की इच्छा मेरी जाहिर करने से पहले बेचने की, मेरे को रेरा का नंबर लेना आवश्यक है। राजस्थान के अंदर 21 दिसंबर 2017 के अंदर एक नॉन प्लान्ड एरिया का नोटिफिकेशन आ गया था। वो नोटिफिकेशन में ये था, एक्ट के अंदर तो जो प्लान्ड एरिया है उसमें रेरा लागू हो रहा था, लेकिन जो नॉन प्लान्ड एरिया है उसमें रेरा लागू नहीं था। लेकिन 21 दिसंबर 2017 के अंदर सरकार का नोटिफिकेशन के तहत अब प्लान्ड एरिया और नॉन प्लान्ड एरिया दोनों के अंदर रेरा लागू होएगा। तो अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैं तो कोई गांव देहात में हूं और वहां पे जमीन काट के बेच रहा हूं, अगर वो राजस्थान की बाउंड्री के अंदर आता है, राजस्थान सरकार की एम्बिट में आता है, तो वहां पे रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। वो क्योंकि नॉन प्लान्ड एरिया है, लेकिन वो नोटिफिकेशन के द्वारा अब उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो गया है। सो अपन ने अकाउंटेबिलिटी की अगर अपन आगे चल के बात करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी अपनी जो क्वार्टर की अपडेट्स हैं उसको अपन को देना है। उस क्वार्टर की अपडेट्स के अंदर जैसे अपन ने पहले डिटेल में बात की, वो सारी अपन को जो भी बुकिंग्स हैं, जो भी पैसा है, जो भी फोटोज हैं, सब कुछ अपन को बताना होगा। अगर कोई भी ऑफिसर भी अगर कोई गलती करता है, तो वो भी इक्वली लायबल होएगा प्रमोटर के। उसको भी कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं बोल सकता कोई इम्प्लॉय कि भाई ये तो मेरे सेठ जी का प्रोजेक्ट है, मैंने तो बोला था, या सेठ जी ने मेरे को बोला था ऐसे बोलने के लिए। अगर सेठ जी ने भी बोला था और तुमने गलत बोला है, तो यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर दैट। सो इफ एनी एम्प्लॉय इज देयर, ही शुड नॉट थिंक दैट हिज सेइंग, जस्ट मेयर सेइंग, वुड गोइंग टू रिड्यूस हिज लाइबिलिटी। ये सेम चीज एक रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर भी जाती है।
अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट इस तरह से बोल के अपनी जिम्मेदारी से दरकिनार करने की चेष्टा करता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, तो जैसे मेरे को प्रमोटर्स ने बताया था उस तरह से मैंने बोल दिया, तो दिस वुड नॉट गोइंग टू गो लाइक दिस। कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये सब लोग इस चीज के लिए लायबल होंगे। अब ये अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई है? अकाउंटेबिलिटी इस तरह से बढ़ गई है कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट के अंदर अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर, मेरे सैंक्शन प्लान, मेरे लेआउट प्लान, पहले तो ऐसा होता था, अभी भी कई बार हो जाता है कि अथॉरिटी के अंदर लेआउट के लिए दे रखा है, जमीन का पता है, जमीन के अंदर प्लॉट कहाँ कटेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। जमीन के ऊपर अपार्टमेंट तो बनेगा, 50 अपार्टमेंट बनेंगे, लेकिन वो 10 बाय 10 के बनेंगे, 11 बाय 11 के बनेंगे, कुछ अता पता नहीं है। कॉमन एरिया कितना बनेगा कुछ अता पता नहीं है, और वो प्रोजेक्ट पहले ही आधा बिक चुका है। अथॉरिटी के पास पड़ा है साहब प्रोजेक्ट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अगर अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम हो गया। अगर अपन कोई छोटे शहर की बात करें तो वहाँ की जो यूआईटी है, या कोई भी अपने छोटा नगर निगम है, यहाँ पे अभी मैप पड़े हैं अप्रूवल के लिए, और वो माल पहले ही बिक गया, पता ही नहीं क्या बिक रहा है। भाई अभी तो मैन्युफैक्चरिंग ही चालू नहीं हुई है, और मैन्युफैक्चरिंग के पहले तो चीज ही बिक गई। ये सब बंद हो गया सब। अब सबसे पहले तो ये सैंक्शन प्लान आएगा, लेआउट अप्रूवल प्लान आएगा, क्या डेवलपमेंट वर्क है वो बताना पड़ेगा, क्या फैसिलिटीज हैं वो बतानी पड़ेंगी, अग्रीमेंट में क्या लिखा है, अग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा गया है वो पूरा बताना पड़ेगा। अग्रीमेंट टू सेल के अंदर कौन सी तारीख दे रखी है कि इस टाइम के ऊपर काम खत्म हो जाएगा और आपको डिलीवर हो जाएगा, वो लिखा हुआ है। आपकी जो सेल डीड होगी, वो सेल डीड कैसी होगी, वो सेल डीड आपको आज ही बताई जाएगी। ये नहीं 4 साल बाद के अंदर जब आप पोजीशन लेने जा रहे हैं तो ये सेल डीड है, अब आप साइन कर दीजिए। साइन करने पड़ेंगे। पैसे ले लिए मैंने पूरे 95%, 100% पैसे दे दिए। अगर मैं बोलूं पैसे नहीं मेरे वापस कर दो, तो ठीक है, 20% पैसा काट के पैसे वापस ले जाओ, ब्याज का तो बात ही नहीं है। कन्वेंस भी आज ही दिखानी पड़ेगी। जो भी ड्राइंग्स है, चाहे वो मेरी इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे मेरी प्लम्बिंग की हो, ये सारी ड्राइंग्स आज ही दिखानी पड़ेगी। उसके बाद के अंदर वो सारी ड्राइंग्स रेरा में अपलोड होंगी। अगेन, ये हर के अंदर अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी क्लाइंट को, आपको लगता है लेआउट अप्रूवल के अंदर आपको मदद करनी है, सैंक्शन प्लान के अंदर आपको मदद करनी है, किसी आर्किटेक्ट को फाइनेंशियल देना है, या आपको पूरा प्रोजेक्ट का बीओक्यू बना के देना है कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनेगा, उसका क्या खर्चा होएगा, ये सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। देखिए आप ये मान के चलिए, रेरा का हर एक्ट का हर शब्द के अंदर आप ये मान के चलिए एक कोई ना कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। रेरा तो सिर्फ उसको, उसका फ्रंट फेस है और कुछ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरे को ये भी बताना होगा कि कौन मेरा ब्रोकर है, कौन मेरा एजेंट है। पता चला कोई भी XYZ आया, माल दिखा के और बेच गया, और फिर अपन इधर उधर भाग रहे हैं कि भाई इसने बेचा था, ये बेचा था, इसने मेरे को ये बताया था। उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई कि आज उसने अगर कुछ बताया है तो उसका वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है जो रेरा ने अपने बताया है, रेरा की वेबसाइट पे बताया है, और वही आके मेरे से बात कर रहा है। एक होता है ना कि बैंक का एम्प्लॉय आता है तो 10 फोन आते हैं बैंक के, या 4 बैंक के एम्प्लॉयज आते हैं, तो सबसे पहले अब अपन क्या करते हैं, भाई यू शो योर आईडी, आर यू रियली फ्रॉम अ बैंक, आर यू रियली फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर रिप्रेजेंटेटिंग। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी अब इस चीज के अंदर आ गई कि भाई आज कोई एजेंट कोई भी अपने से बात कर रहा है, तो अगर वो एजेंट नहीं पकड़ में आया तो प्रमोटर आएगा पकड़ में, प्रमोटर नहीं आया तो उसका प्रोजेक्ट है। तो वो किस तरह से इन चीजों को मिल सकता है। उसके बाद में
ये सब चीजें रेरा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट होंगी। अब बात आती है कि कोविड आ गया फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला था अक्टूबर 2024 के अंदर मैं प्रोजेक्ट को डिलीवर करूंगा, लेकिन कोविड आ गया, कोविड के कारणवश मैं नहीं कर पाया। एक साल वो है फोर्स मेजर जिसको अपन बोलते हैं, तो चलो मैं 2025 में करूँ, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ 2026 में करूंगा, तो वो तो संभव नहीं है। तो इस चीज के लिए मेरे को रेरा अथॉरिटी के पास जाना होगा, मेरे को अलॉटी के पास जाना होगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मेरे को ऐसी दिक्कत हो गई है, बजरी नहीं मिल रही थी मेरे को, या मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, या कोई भी कारणवश मेरा अप्रूवल में मैंने रिवीजन दे रहा था उसके अंदर कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कारण को मेरे को अपने जो अलॉटीज हैं उनसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा मन किया तो मैं 2 साल 3 साल 4 साल तक प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे को पूरी, जैसे अपन ने पहले बात किया था, जो ऑडिट है वो ऑडिट करवानी होगी, और ऑडिट का जो एनुअल ऑडिट का फॉर्म है वो एनुअल ऑडिट का फॉर्म मेरे को अपलोड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा अथॉरिटी के अंदर, वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे एक प्लानिंग और एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ये भी आती है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अगर मेरे को लगता है बहुत बड़ा है और वो प्रोजेक्ट को मेरे को छोटे पार्ट्स के अंदर डेवलप करना है, तो मैं अपना रेरा का रजिस्ट्रेशन फेज के अंदर भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 टावर हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन मेरे को लगता है अगर मैं 10 के 10 आज चालू करूँ तो 2026-27 तक मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, या हो सकता है 10 के 10 में मैं बुकिंग लूँ तो मैं उतना फाइनेंस अरेंज नहीं कर सकता। तो मैं 3-3 फेज के रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और 3-3 फेज को मैं लॉन्च कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है एज अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को गाइड करने के लिए कि मैं किस तरह से एक फेज्ड प्लान के अंदर, फेज्ड मैनर के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके आ सकता हूँ। दूसरा, क्लाइंट के पास एक इस चीज की ब्रीदर है कि अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो उस प्रोजेक्ट का जो साइज है वो साइज छोटा कर सके। हर डिफरेंट साइज के प्रोजेक्ट के लिए मैं एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आज मेरा अगर कंप्लीशन हो जाता है तो कंप्लीशन के बाद में मेरे को 5 साल का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लाइबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की रहती है कि अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर की डिफेक्ट आ जाता है या स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो उसको विद इन 30 डेज डेवलपर को उसको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जब वो सीसी लेता है उससे। ये मेरे पास एक प्रोरेटिव है, मेरे पास एक राइट है। और अगर इस तरह का कुछ भी वो नहीं करता है तो आई हैव अगेन अ राइट टू प्रेजेंट हिम बिफोर द ऑनरेबल अथॉरिटी एंड सीक रेमेडी फॉर इट। मैं अथॉरिटी को, जो मेरा अथॉरिटी है, उसको मैं बोल सकता हूं कि इसकी रेमेडी, जो भी कॉमन एरिया है उसका प्रपोर्शन का मैं हकदार हूं। अब तो अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट भी आ गया, उसको कभी अलग अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया का प्रपोर्शनेट शेयर मेरा है, दैट्स माय राइट। तो जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी है 50%, if the 50% of the total project have been sold, then डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी राइट है कि डेवलपर एक एसोसिएशन क्रिएट करे। और जब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो जाती है तो जो सारा कॉमन एरिया है वो सारा कॉमन एरिया एसोसिएशन में ट्रांसफर करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एसोसिएशन को आप लोगों को एज एन अलॉटी हैंड ओवर करें। सो दीज आर द accountabilities
which a developer need to take care while doing a project. एडवर्टीजमेंट में अपन ने डिस्कस किया है कि कोई भी किसी भी तरह का अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही शुड नॉट। एक बार कारपेट एरिया में आप लोगों को फॉर एकेडमिक रीजंस एक बार बता देता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप ये मान के चलिए कि देयर इज अ बॉक्स विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर, सो उसका कारपेट एरिया क्या होगा? सो उस बॉक्स के अंदर, जो बॉक्स के अंदर का जो पूरा एरिया है, दैट वुड बी द टोटल कारपेट एरिया इन अ वेरी सिंपल मैनर। अब मैं अगर उस बॉक्स के अंदर कुछ इंटरनल वॉल्स बना देता हूं तो भी वो उस कारपेट एरिया के अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि वो मैंने वॉल्स बना दी तो वो एरिया कारपेट एरिया से एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स के बीच में एक शाफ्ट आ रही है, कॉमन शाफ्ट आ रही है। तो इस तरह की शाफ्ट जो कॉमनली यूज हो रही है, क्योंकि अगर मैं एक अपार्टमेंट की तो बॉक्स अबाउ बॉक्स ऐसे 10 बॉक्स एक के ऊपर एक है, तो शाफ्ट जो यूज हो रही है वो ऑल 10 बॉक्सेस के लिए, ऑल 10 अपार्टमेंट्स के लिए यूज हो रही है। तो इस तरह की अगर कोई कॉमन एरिया आपके अपार्टमेंट में से निकल रहा है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा कॉम आपका कारपेट एरिया। दैट वुड नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर कारपेट एरिया। जो भी आपकी सर्विस शाफ्ट के अलावा जो एक्सक्लूसिव बालकनी है, जो आपका वरेंडा है, ओपन टेरेस एरिया है, दीज ऑल वुड बी एक्सक्लूडेड। और जो आपकी इंटरनल वॉल्स है, वो इंटरनल वॉल्स आपके कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूडेड रहेगी। आई थिंक दैट वुड बी द सिंपलेस्ट वे वर्चुअली टू एक्सप्लेन अ कारपेट एरिया। पहले के अंदर ये डेफिनेशन होती थी कारपेट एरिया की कि जहां पे आप अपना कारपेट बिछा सके, जहां पे आप यूजेबल एरिया है, ये मतलब कि जहां आप यूज नहीं कर सकते वो आपके कारपेट एरिया में नहीं आएगा। अब वी हैव गॉन फार, वी हैव केम अहेड, अपन बहुत आगे आ चुके हैं इस सोच से। कारपेट एरिया अब पूरा एरिया जो कि अपने बॉक्स के अंदर है, आउटर बाउंड्री के अंदर है, वो पूरा कारपेट एरिया होएगा। रिफंड का अपन ने डिस्कस किया है कि अगर आप रिफंड के दो क्लॉजेस, दो रूप से होता है। अगर आप अपना रिफंड ले रहे हैं, मतलब कि आपको प्रोजेक्ट में अब नहीं बन के रहना है, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अब आपकी कोई इच्छा नहीं है रहने की, तो आपने जिस दिन से पैसा दिया है उस दिन से आपका मूल रकम और ब्याज दोनों आप वापस ले सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं लेकिन प्रोजेक्ट डिले कर दिया है, तो फिर जिस टाइम आपने डिले आपको देने का वायदा किया था उस वक्त से जब तक आपको पोजीशन मिला है तब तक, तो ये दो दो रूप से इंटरेस्ट चलता है। अगर आपने इंटरेस्ट का अलावा अगर कोई कंपनसेशन है तो वो कंपनसेशन भी ले सकते हैं। रेरा अथॉरिटी के अंदर कोई भी डिलेड है चीजें या आपको रिफंड चाहिए, तो उसके लिए कोई भी कंप्लेन अगर होता है तो वो रेरा अथॉरिटी में लगता है। अगर कोई कंपनसेशन का अपने कंप्लेन होता है तो वो कंप्लेन का लगाने के लिए जहां पे कंपनसेशन लेने का है वो आपको एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में लगाने का होता है। अमित जी, यहाँ दो क्वेश्चन है इसी पे, कंपनसेशन पे। हाँ, तो दे वांट, सम ऑफ द डेलीगेट्स वांट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है जनरली जब कंपनसेशन एसबीआई अलाउ, ये एसबीआई लेंडिंग रेट +2%। +2%, एसबीआई लेंडिंग रेट +2%। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीके दो हैं। एक तो मैं रिफंड ले रहा हूँ, राइट सर। तो जब से मैंने पैसा दिया है तब से मेरे को जब तक रिफंड मिला है तब तक इंटरेस्ट होएगा।
बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन इसी एक में सेकंड आता है। एक सेकंड अच्छा, एक सेकंड राइट सर। सॉरी, माफी चाहता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, प्लीज। अगर मैंने पोजीशन लेना है और पोजीशन मेरा डिले हो गया है, यस। तो जिस दिन मेरे को पोजीशन देने के लिए बोला था, उस दिन से जब मेरे को एक्चुअल पोजीशन मिला है वो हो गई। वहां तक। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी में है अ, कि अगर आपने कोई डिस्प्यूट बड़ा हो गया और यू वांट टू ऑप्टेट आउट इट, हाँ जी लेकिन उस टाइम रेटें बढ़ चुकी होती है। सपोज एक फ्लैट से आप ऑप्टेट आउट हो रहे हैं, जब आपने बुक कराया था 4,000 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से बुक कराया था, हाँ जी और उसको 3 साल हो गया, और हाँ जी आज मेरे को वादा किया था कि मैं 3 साल बाद में आपको दे दूंगा, प्रोजेक्ट गेट डिलेड, हाँ बट जी आई डोंट वांट एनी इंटरेस्ट और एनी, आई वांट टू ऑप्टेट इट आउट। मैं वहां से जाना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को आज की रेट की, जो कि नहीं प्रोवेलिंग रेट 6,000 रुपए में बिल्डर बेच रहा है, तो उस रेट से मेरे को वापस करेंगे? नहीं, आपने 4,000 में बुक करवाया था, यस सर। 4,000 मैंने पूरे दे चुका हूँ। यस सर। तो 3 साल पहले ही मैं दे चुका हूँ चार यस हजार सर। विद इन 3 इयर्स चार दिया हजार मैंने, स्पैन ऑफ हाँ 3 ईयर। विद इन 3 इयर्स दिया, तो 6-6 महीने की गैप के अंदर यस। मैं 750-700 रुपये मानता हूँ मैंने दिए। हाँ। तो मेरे को उस दिन, जैसे मैंने 1 जनवरी 2020 में दिया, हम्म। 1,000 रुपये के हिसाब से, राइट। तो वो मेरे को 1 जनवरी 2020 से आज में 2023 तक का ब्याज मिलेगा। एक राइट। हजार रुपये दिया मैंने 1 जनवरी 2021 को, यस। 1,000 रुपये दिया मैंने 2022 को, और एक दिया मैंने 2023 23। को। तो उस तारीख से आज तक का ब्याज। राइट। अब ये ब्याज जब मैंने कैलकुलेट किया तो 5,500 रुपये आए मेरे हाथ में। ठीक है सर। अब 500 रुपये बचे हैं। हाँ। अब 500 रुपये के लिए मैं कंपनसेशन के लिए लगा सकता हूँ। अब वो कंपनसेशन में मेरे को 500 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं, नहीं मिलता है, वो बिल्कुल एक अलग हाँ। थॉट रहेगी। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, बाजार अब 6,000 रुपये का है, तो आप ब्याज मत कैलकुलेट करो, मेरे को तो सीधा 6,000 दिलवा दो, ऐसा नहीं है। ओके, फाइन एनफ, हाँ जी वेरी क्लियर। हाँ जी। कंपनसेशन इज अ क्वेश्चन मार्क। राइट। वो मेंटल एग्नी या मेरे अपने जो भी अपने रीजंस हैं, है ना, अब वो राइट। एक्सेप्ट होती है नहीं होती, दैट्स ऑल टुगेदर सब्जेक्टिव। वेरी फाइन, बट इंटरेस्ट इज डिफाइंड, इंटरेस्ट मिलेगा ही। हाँ, ये 5,500 रुपये तो मेरे को मिलेंगे। आपको मिल ही जाएंगे। कंपनसेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है, हाँ, उसके हिसाब से आप। और आज तक का जो मेरा अपने वो है एक्सपीरियंस है अभी, ये राइट। 5,500 की जगह अभी 7,000 रुपये ही हो रहे हैं। ठीक बात। क्योंकि चीजें हैं जो अटक रहे हैं, वो 5-5 10-10 साल अटक गया, तो ठीक उससे बात। ब्याज जितना पैसा की हो बरकत गया। हुई है उतना, अब थोड़ा सा लास्ट साल भर से थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है। कंप्लायंस क्योंकि लेवल बढ़ एकदम गया से, सर, बिल्डर्स का भी। हाँ एकदम से पिछली दिवाली के बाद से काफी जो तेजी आई है, तो हम्म। ये गैप थोड़ा सा बराबर सा या थोड़ा सा बढ़ रहा है, नहीं तो पिछले दिवाली तक तो ये करीब करीब बराबर या उससे बेसी था ब्याज। ठीक। हाँ जी। ठीक है सर। जो भी राइट, कंटिन्यू करें। अच्छा, जो भी मेरा अपने कॉमन एरिया है अपन ने डिस्कस किया, वो मेरे को एसोसिएशन को ट्रांसफर करना है, और जो भी मेरा कॉमन एरिया की कन्वींस है, वो कन्वींस मेरे को एसोसिएशन को करके दे देगी। थ्रो रजिस्टर्ड डीड अब और थ्रो लेटर ऑफ थ्रू एक्सचेंज? रजिस्टर्ड, थ्रू रजिस्टर्ड। थ्रो रजिस्टर्ड डीड। अब ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है एक लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं एग्रीव्ड पर्सन हूं, या तो अथॉरिटी सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, या मैं किसी भी प्रकार से एग्रीव्ड हूं, एग्रीव, मेरे को टाइम से डिलीवरी नहीं मिली, मेरे को जो बोला था वो नहीं दिया गया, मेरे को जो दिया है वो जैसे देना चाहिए था वैसे नहीं दिया है, किसी भी कारणवश से मैं अगर एग्रीव्ड हूं, तो मैं रेरा अथॉरिटी को सबसे पहले अप्रोच करूंगा, अगर वो मैटर मेरा कंपनसेशन का नहीं है तो। अगर मेरा वो मैटर कंपनसेशन का है, तो मैं जो एजुडिकेटिंग ऑफिसर है, वो एजुडिकेटिंग ऑफिसर को अप्रोच करूं। अगर मेरा ऑर्डर जो आया है
if I am satisfied with that order, then it's good to go. अगर मैं उस ऑर्डर से भी अग्रीव हूँ और वो अग्रीव पर्सन विदिन 30 डेज, विदिन 60 डेज, वो जो मैंने अपील फाइल करनी है, वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर मैं उस अपील को फाइल करूंगा बिफोर द रेरा अपीलेंट ट्रिब्यूनल. Once I have filed the appeal, if I am a developer, then in that case जो भी ऑर्डर अथॉरिटी ने दिया है उसका मेरे को 30% जो अगर कोई इंटरेस्ट या कोई कंपनसेशन या कोई पेनल्टी, इसका 30% मेरे को पहले अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जमा करवाना है. अगर तो कोई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, दिस इज अ वेरी बिग हार्डशिप विच इज गोइंग ऑन द रियल एस्टेट डेवलपर्स. अगर तो मेरा कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, देन इन दैट केस मेरे को 100% पैसा जमा करवाना पड़ेगा रेरा अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, and then only my application would be accepted, and then only I would be able to plead. अगर मैं रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी एग्रीव्ड हूं, then I can approach the honorable high court, and then high court is going to take. So basically यहाँ पे ये बताने की मेरी कोशिश है कि जो लिटिगेटिव पार्ट है अथॉरिटी का, अपने आप में खुद ही का एक सेपरेट, अपने आप में अंदर एक खुद ही का ही पूरा सिस्टम है. यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी लोअर कोर्ट में नहीं जाना. यहाँ पे सीधा रेरा अथॉरिटी के जो कोर्ट्स हैं एज अ रेगुलेटर बॉडी, दे हैव देयर ओन जुरिडिक्शन, और वहीं से यू नीड टू, अगर लिटिगेशन की मैं जर्नी बोलूं तो वो जर्नी आपको वहीं से स्टार्ट. नाउ व्हाट आर द पार्ट ऑफ अ एजेंट. अभी तक एजेंट को पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ यही देख रहे हैं कि उनको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और काम करना है. लेकिन फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए बहुत प्रॉब्लम आमिर जी. अथॉरिटी. यस. हाँ नहीं क्या? हाँ. हाँ ठीक है, सब ऑल वेल. ऑल वेल, ऑल वेल. बिलीव मी, विदिन अ ईयर, विदिन अ ईयर देयर वुड बी ड्रास्टिक चेंज. बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं एजेंट्स के प्रोस्पेक्टस से लेके. महाराष्ट्र के अंदर अब एजेंट्स को एग्जामिनेशन पास करना है, तब वो अपने अपना एजेंट का रजिस्ट्रेशन दे सकते. कुछ अथॉरिटीज ने एजेंट अपना एनुअल टर्नओवर नहीं दे रहे थे, उस एनुअल टर्नओवर को मांगना चालू कर दिया है. कुछ एजेंट्स उन्होंने क्या बुकिंग की थी उनको देना चालू कर दिया है. कुछ अथॉरिटीज तो इतना डेवलप हो गई है कि डेवलपर बोलता है मैंने नंबर 1 यूनिट बेची है, तो वो कौन से एजेंट ने बेची है, वो एजेंट को मैपिंग करवानी है उस डेवलपर से कि मैंने भी ये नंबर 1 यूनिट बेची है, कि वो मैपिंग हो रही है कि एक जो यूनिट है वो उससे ये फायदा हो रहा है कि एजेंट कोई भी एक यूनिट को वापस नहीं बेचने की कोशिश कर रहा है. बहुत जगहों पे अक्रॉस द कंट्री अपार्टमेंट्स 2-2, 3-3 बार, अपन ने ये तो सुना था कि सोसाइटी के पट्टे 2-2, 4-4 बार बिक जाते हैं. अपार्टमेंट ये नहीं सुना था, ये नहीं देखा था कि अपार्टमेंट्स भी मल्टीपल टाइम बिक जाते हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स भी मल्टी टाइम बिके हैं. तो इन चीजों को सबको कर्व करने के लिए नाउ कुछ अथॉरिटीज ने इसको स्टार्ट कर दिया है. दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इट, एंड बिलीव मी इन अनदर टाइम टू कम नाउ द अथॉरिटीज वुड बी टेकिंग द कॉग्निजेंस और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाली है. सो मेरा कंसर्न है, अगर आप लोगों के अगेन अ वेरी बिग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, कि अगर आप किन्हीं एजेंट्स को जानते हैं जो कि डेफिनेटली हर जना
2, 4, 5, 10 को मिनिमम जानता होगा। अगर मैं आज बोलूं तो कोई भी ऐसा जना नहीं होगा जो एजेंट्स को नहीं जानता। सो यू कैन नाउ टेल देम दैट नाउ प्लीज मेक योर बुक्स प्रॉपरली, क्योंकि कभी भी अब अथॉरिटी आपका पीछे का भी मान सकती है और आगे का भी मान सकती है। उस पर्सपेक्टिव से आपकी जो बुकिंग्स हैं उनको पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड करो। आपका जो भी कमीशन किससे आ रहा है उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करो। एनुअल स्टेटमेंट सब अथॉरिटीज मांगने लग जाएंगी। सो नाउ प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये कंपल्सरी है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको 8 यूनिट या 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है उसको रजिस्टर करना जरूरी है, उसके अंदर तो ये राइडर है। लेकिन एजेंट्स के लिए ऐसा कोई राइडर नहीं है कि वो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर ही अगर काम कर रहा है तो उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई भी एजेंट कोई भी प्रकार का अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट या नॉन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अंदर अगर काम करना है तो उसको लिए कंपल्शन है कि वो रेरा में रजिस्टर करे। ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। रेरा का नंबर एजेंट तभी ले रहा है जब उसको डेवलपर के पास जाता है और बोलता है कि मेरा कमीशन दे दो, तब वो बोलता है ठीक है तुम पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन करके आओ और उसके बाद में मैं तुम्हारा पे आउट दूंगा। लेकिन अब ये जो प्रोस्पेक्टस जिसके कारण एजेंट्स को रजिस्टर्ड होना था, वो जो प्रोस्पेक्टस है, अब वो प्रोस्पेक्टस सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है। एक्ट मेच्योर हो रहा है, अथॉरिटीज मेच्योर हो रही हैं। तो इट वुड बी अ बिग बॉल गेम फॉर द एजेंट्स विच वुड बी कमिंग। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आज के दिन करीब 2800 ही प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आज के दिन करीब 4000 डेटा एजेंट है, ये अपन जानते हैं। तो प्रोजेक्ट से भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी रेरा एजेंट को मैनेज करने की अपने सामने है, जो मेरे को दिख रही है। अब ये वाली स्लाइड कोई डरने की नहीं है, ना किसी को डराने की है, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे मेरे को लगता है कि जो पेनल्टियां हैं वो कुछ ज्यादा ही कम रह गई, थोड़ी सी और इनको बढ़ा दे दीजिए थी। आई एम टेलिंग इन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, बट 5% तो मिनिमम है। किसी भी वायलेशन को, किसी भी गलती को 5% से तो चालू होते हैं और 10% तो अनुमान में अप टू, हर चीज में अप टू 5%, अप टू 10%। अगर मैं प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं करता तो अप टू 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? जो मेरी लैंड की कॉस्ट है, लैंड बिल्डिंग प्लस मेरी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, डेवलपमेंट, दोनों कॉस्ट को मैं जोड़ दूं तो वो मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी। मैं अगर 50 करोड़ की लैंड ले रहा हूं और उसके ऊपर 50 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरा है, और अगर मैंने कोई वायलेशन कर दिया तो आई एम अ टॉस विद द रेरा अथॉरिटीज अप टू 10%। दैट मीन्स 10 करोड़ तक मेरे को पेनल्टी आ सकती है। यस, इट कुड बी ₹1 ऑल्सो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट बीइंग ऑन टॉस, बीइंग 10% तक पेनल्टी हो सकती है, इस तरह का रिस्क इट्स नॉट वर्थ टेकिंग। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहा हूँ और बीगाज ऑफ लैंड के ऊपर प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहा हूँ एंड द लैंड इटसेल्फ कॉस्ट मी सम 100 करोड़ रुपीज, अगर उसका मैं प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का मेरा अपने पेनल्टी। मेरे को करना नहीं है कुछ भी, मैंने जैसे आपसे शुरू में बताया था, रेरा एक्ट इज नथिंग। जो बताया है वो अपन को डिलीवर करना है। तो मेरे को रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने को छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो जो बताया है वही तो डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने यही तो बोला है कि ये प्रोजेक्ट मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, इतने वक्त में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ये एमिनिटीज मैं दूंगा और ये चीजें की सर्विसेज में दूंगा। मेरे को वही तो उनको टाइम से डिलीवर करना है, बाकी कुछ गलत तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। उसको लिए मैं रेरा का नंबर नहीं देता जस्ट टू हाइड माई सेल्फ। दैट इज आई थिंक अगेन आपको क्लाइंट्स को बताना होगा। एंड अगेन लाइक कई क्लाइंट अगर अब आपको बोलते हैं कि भाई जरूरत नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर नहीं है
तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, दैट यू कैन लाइक अंडरस्टैंड। नॉन कंप्लायंसेस के अगेन 5%, और ये जो पेनल्टी है वो प्रमोटर पे ही नहीं है, वो एजेंट पे भी है, एंड आप देखिए अलॉटी के ऊपर भी है। अगर अलॉटी किसी भी तरह का कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर भी दे कैन ऑल्सो फेस द पेनल्टीज फ्रॉम द अथॉरिटी। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये पूरे एक्ट के अंदर ये इतनी अपॉर्चुनिटी लाई कहाँ कर। आज अपने पास में कोई भी क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट सबसे पहले अपने को आके बोलता है कि साहब मेरे पास ये पैसा है और मैं तो डेवलपमेंट का काम करना चाहता हूँ, या मैं तो 2 बिल्डिंग तो बना ली, एक तीसरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो वो लैंड के बारे में अपने को बताने का, तो लैंड की ड्यू डिलिजेंस, लैंड सही है गलत है, ये इसका पूरा अपन विवरण अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। वी कैन अपन अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको अपन हेल्प आउट कर सकते हैं कि हाँ ये लैंड का टाइटल सही है, इसके जो जमाबंदी है, हर चीज अपन उसको चेक करके बता सकते हैं। अगर कोई भी अप्रूवल्स हैं तो अगेन अप्रूवल्स में अपन अपने क्लाइंट समझता है, लेकिन क्लाइंट अकेला है, क्लाइंट को भी एक्सटेंडेड आर्म्स चाहिए। तो अगर अपन उसके प्रोजेक्ट से इस शुरू समय से जुड़े हुए हैं, उसके लैंड को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, उसको लैंड का पूरा विवरण चेक करने के लिए, उसकी अप्रूवल्स लेने के अंदर, उसकी अप्रूवल्स को उस तक बताने में, समझाने में, क्योंकि अपन पढ़ सकते हैं। आज अगर कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बना रहा है या कोई 3B 3C के अंदर बना रहा है, तो अपन उसको जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो देख के अपन उसको बता सकते हैं, भाई इतनी तो जमीन अपन को मिनिमम चाहिएगी, उसमें इतने अपन को कम से कम प्लॉट चाहिए, ये साइज होगी, EWS के लिए इतना चाहिएगा, LIG के लिए इतना चाहिएगा। क्लाइंट खुद पढ़ना नहीं चाहेगा, अगर अपन उसको बताएंगे कि भाई हमें इस चीज की नॉलेज है और हम आपके लिए ये चीज करके दे सकते हैं, तो क्लाइंट वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव अस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दिस थिंग्स डन। फिर उसका प्लान वगैरह, उसका फाइनेंशियल्स है, उसकी फाइनेंशियल्स को डिजाइन करना कि भाई हाउ यू वुड गोइंग टू अरेंज मनी फॉर योर सेल्फ, हाउ यू वुड गोइंग टू डिप्लॉय द मनी। अगर आपके पास पर्सनल कैपिटल की कमी है तो वी कैन हेल्प द क्लाइंट इन टू गेटिंग एंड टेकिंग लोन फ्रॉम मे बी देयर बैंक लोन्स, और वी कैन पर्सनली अरेंज लोन्स फॉर द क्लाइंट, अगेन अर्न अपॉर्चुनिटी। उसके बाद के अंदर अगर अपन को लगता है कि उसकी अकाउंटिंग अपन को करनी है, उसकी जो सेल डीड है, इन सबको एग्जीक्यूट करवाने के अंदर अपन को उसको सपोर्ट देना है, दिस वुड अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव। उसके लिए पूरा जो भी बजटिंग का डिजाइन करना है, उसका जो कैश फ्लो का मेंटेनेंस है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसको एडवर्टीजमेंट का पूरी कंसल्टेंसी देना है, उसका जो भी वेबसाइट है उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, रेरा का जो वेबसाइट है उसको मैनेज करना, उसको डिलीवर करना, ये सब चीजें अपन उसको प्रोफेशनली अपन उसको सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनली उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि कोई भी ज्वाइंट वेंचर करवाना है, आप हो सकता है आपके ही 2 क्लाइंट हो, एक डेवलपर हो और एक आपके क्लाइंट हो जिनके पास लैंड हो, तो आप उनका ज्वाइंट वेंचर करवाना, उस ज्वाइंट वेंचर का डिजाइनिंग, उस ज्वाइंट वेंचर को एग्जीक्यूट करवाना, ये सब चीजें एक बहुत अपने बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। अब ये अपॉर्चुनिटी से जुड़ कैसे सकते हैं? रेरा कुड बी वन ऑफ द मीन्स कि उस अपॉर्चुनिटी पे एक होता है ना बैक एंड कैलकुलेशन, तो रेरा कुड बी द फ्रंट एंड कैलकुलेशन वेयर यू present yourself as a real estate consultant, एंड उसके बाद में जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में हैं या जब भी चीजें और मेच्योर होती हैं और बढ़ती हैं, तो यू कैन टेल द क्लाइंट दैट दीज
all are the opportunities which are there with us, and you can showcase your opportunity. So फ्रैंकली मैंने इसको समराइज रखने की कोशिश की है कि मैं इस 1.5 घंटा में जो बता सकूं आप लोगों को, डिटेल में बताने के लिए हर एक चीज में बहुत एक एक 2-2 घंटा अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द प्राइमा फेसी डिलिब्रेशन आई थिंक दिस इज मच। अब सब अपन अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो एड्रेस करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सुंदर अमित जी, वंडरफुल जॉब। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इतने सरल शब्दों में और इतने इफेक्टिवली आपने इसको समझाया कि मेरे ख्याल से रेरा के बारे में बहुत ज्यादा क्योरीज नहीं होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी वेरी 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 क्लियर, बिकॉज इतना सुंदर तरीके से और इतना सरल तरीके से आपने इसको समझाया। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के ये बात अच्छी तरह से समझ में आया है, और इसमें छुपी एम्पल अपॉर्चुनिटीज हर, जैसे आपने बताया कि हर स्टेप पे अपॉर्चुनिटीज, लैंड ड्यू डिलिजेंस अपने आप में बहुत बड़ा वर्क है। तो देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द रेरा। अगर हम हमारे क्लाइंट को वैल्यू एडिशन दे पाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं और इससे बड़ी कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी डेलीगेट्स की या किसी भी सज्जन की अगर कोई क्वेरी है तो काइंडली रेज योर हैंड। अमित जी वुड लव टू रिप्लाई इट। काइंडली रेज योर हैंड इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरी। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की क्वेरीज थी अमित जी, सो आई हैव टेकन अप ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन। ठीक है जी, एक चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं। हाँ, वो करीब करीब मैंने ले ली है। ठीक है, हाँ वो सर रतन सर ने पूरी क्लियर कर दी सर। जो ठीक है, जितनी भी हो सकती थी वो कर ली। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी रिमेन्स तो काइंडली कंसर्न पर्सन अपने रेज हैंड कर लें। अदरवाइज हम समझते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन एक हमारा जो आज का जो एफर्ट्स था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ है। आपने अमित जी ने इतने शानदार तरीके से इसको समझाया। मेरे ख्याल से अमित जी देयर इज नो क्वेरी है। कुछ क्वेरीज हैं इसमें चैट बॉक्स में, मैं एक बार उनको देखते वापस कर दे सर एक बार। बस सर एक बार एक रिपीट क्वेश्चन ये आ रहा है, डू वी हैव टू फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट? यस, द सिस्टम इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन, वेयर जो पूरा अपने फाइलिंग का जो माध्यम है वो पूरा ऑनलाइन है, और हमें जो भी कंप्लेंट्स फाइल करनी है वो ऑनलाइन है। अभी कुछ समय पहले तक कुछ फिजिकल कॉपीज भी जारी थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई हैं। सिर्फ एक ही सेट फिजिकल कॉपी का देना होता है, बाकी जो अपने सामने वाली पार्टी को भी अगर कुछ रिप्लाई भेजना होता है या मंगवाना होता है तो वो भी अब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो अब पूरा सिस्टम, चाहे कंप्लेंट की फीस पेमेंट है, कंप्लेंट का फॉर्म फाइल करना है, सब चीजें बिल्कुल अपने ऑनलाइन है। टू एन एक्सटेंड अगर आप दूर बैठे हैं, और चाहे आप जयपुर में बैठे हैं, और आपको अगर ऑनलाइन हेयरिंग करनी है तो राजस्थान, कुछ बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था है हेयरिंग की भी। उनमें से राजस्थान भी एक स्टेट है जहाँ पे राजस्थान रेरा ऑनलाइन हेयरिंग अलाउ करती है और ऑनलाइन हेयरिंग संभव है। तो आप अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने क्लाइंट की पूरी कंप्लेंट भी बना सकते हैं, उसको फाइल भी कर सकते हैं, उसकी हेयरिंग भी कर सकते हैं। सो दिस बिग इज दिस अपॉर्चुनिटी। इफ हाँ जी प्लीज। अर्पित जी आपकी क्वेरी। Yes, sir. Arpit ji, is there any query? Arpit Mathur ji? Sir. Yes, sir, please. यस सर बोलिए। अमित जी सर, सर मेरा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग दी आफ्टर दी टेकिंग दी रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम दी अथॉरिटी, अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, वो अगर किसी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अलॉटी के साथ में एग्रीमेंट करता है, वो अमाउंट जो वो भी उससे चाहे वो 10% हो 20% हो whatever, does he have to deposit that in the separate account, और वो अपने प्रमोटर अपने अकाउंट में लेके फिर उसको अपने दूसरे एस्क्रो अकाउंट में डाल सकता है? नहीं, मैं आपको
एक बार वापस बताता हूँ, मैकेनिज्म। अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, राइट सर, अगर उसका मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं पूरा पैसा कलेक्शन अकाउंट में ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं उसमें से 70% पैसा एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, 30% पैसा मैं एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरे करंट अकाउंट के अंदर। वो जो 30% वाला पैसा है उसके ऊपर मेरे को कोई कंप्लायंस नहीं है। राइट, जो मेरा 70%। 70% वाला अकाउंट है उसके अंदर मैं पैसा निकाल सकता हूँ। उसकी कंडीशन है कि परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के अनुपात के अंदर मैं पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसको जस्टिफाई कौन करेगा? उसको जस्टिफाई करेगा एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट मेरे को ये बताएगा कि मैंने कितना काम कर लिया है और मैं उसमें से उतना पैसा निकाल सकता। ठीक है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन वो पार्ट अनआंसर्ड रहा है तो आप प्लीज वापस पूछिए प्लीज। This is all done. या So, all अमित जी, answered. इसको अगर अगर दूसरे, इफ यू टॉक इन अदर वे, जो हाँ जी। 70% ऑफ द अकाउंट है, जो दूसरा जो अकाउंट है हमारा, वन इज कलेक्शन अकाउंट, देयर आर 3 अकाउंट्स, वन इज कलेक्शन अकाउंट फॉर 100%, द सेकंड इज फॉर 70%, 30%। 30% एज यू सेड कि देयर इज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई उस पे रेगुलेशन। हाँ जी। 70% को अगर मैं प्रोजेक्ट में ही काम में ले रहा हूँ, हाँ जी। अगर मैं उसके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में ही जो मेरे पेमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हो, चाहे सैनिटरी फिटिंग से हो, चाहे लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड मटेरियल के लिए हो, मैं वहां से कर रहा हूँ, हाँ जी। तो स्टिल यू नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंजीनियर, हाँ जी। चार्टर्ड हाँ जी। हाँ अकाउंटेंट। जी। हाँ जी, बिल्कुल। वो मेरा ये कौन कंप्लाइंस मांगता है का, सर? ये मेरा कंप्लाइंस का पार्ट है, सेक्शन 4(2)LD। राइट। जो रेरा का सेक्शन 4(2)LD है, वो मेरा कंपल्सरी है कि मेरे को ये कंप्लायंस करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 100 रुपए है मेरे और 100 रुपए में प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं Right. कहीं और लेके नहीं जा रहा, लेकिन वो अकाउंट मेरा नहीं है। वो अकाउंट इन तीनों जनों का है जो पहरेदार है इस अकाउंट के, Right. आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो रेरा ने बोल रखा है कि इस अकाउंट की पहरेदारी करो। अगर उन पहरेदारों की बिना इजाजत के मैं अपना पैसा ले जाता हूं तो फिर वो एक लास्ट में स्लाइड देखी थी अप टू 5% वाली Right. ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो मैं अपने ब्रीच कर देता हूं और अप टू 5% की मेरे पे पेनल्टी इंपोज हो सकती है। सर यहाँ पर सर अमित सर एक चीज जरूर पूछूंगा मैं, जैसे अगर कोई भी वॉल्यूशन होती है तो उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट पे क्या लायबिलिटी है? सपोज सर किसी भी देखिए, जब कारणवश तक तीनों ने सर्टिफिकेट दे दिए, इन केस अथॉरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई वॉल्यूशन हो जाता है, अपन हाँ, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अपने लिए पर उपयोग क्या लायबिलिटी आती है? कोड ऑफ तो देखिए, कंडक्ट दो ज्यादा? दो चीजें हैं। एक, मेरे को सर्टिफिकेट बनाना है, सर्टिफिकेट बनाने के अंदर मैं उसकी जो भी अपने इंफॉर्मेशन हूँ वो इंफॉर्मेशन मैं पूरी लेता हूँ और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर मैं सर्टिफिकेट बनाता हूँ। इसके अंदर मेरी एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप सर्टिफिकेट बनाएं तो वो टेली डेटा या एक्सेल अपनी टाइम बचाने के लिए उस पर रिलाय नहीं करें। उस पे आप रिलाय, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो Yes. बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस करके एप्रोप्रिएट एंट्रीज हैं, रिकनसाइल्ड हैं, बैंक जैसे अपन ऑडिट करके अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह से जो उसके हेड्स हैं उनको वेरीफाई करके फिर उनको आप इनपुट में डाल के और फिर सर्टिफिकेट बनाएं। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रिजर्व रखें। इन एडिशन, जो भी आपको क्वार्टर है, 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद में चौथे महीने के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो ऐसा नहीं आप जो चौथा महीना है उसी के अंदर ही काम चालू करें। जो पहले के 3 महीने, 1 महीना, 1.5 महीने की वाउचिंग है उसको कर वेरीफाई कर लिया बैंक स्टेटमेंट, तो वो कंटिन्यूस एक्टिविटी रखे कि वो जो चौथा वाला महीना है ना उस पर प्रेशर नहीं आए। 2 साल करेंगे अपन को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ इस क्लाइंट की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसी बेसिस पे अपन अपना सर्टिफिकेट ये अब तो हो गया अपन सर। सर्टिफिकेट बना दिया। सर्टिफिकेट बनाने के बाद में अपन ने बोला कि भाई 10 लाख रुपए इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है ऐसा,
अब वो 10 लाख से ज्यादा 15 लाख कर रहा है तो अगेन ही इज एट द वॉयलेशन, वी हैव ओनली टोल्ड टू टेक आउट 10 लाख रुपीज। तो वहां पे अपन अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हैं। टाइम से जो मेरे को सर्टिफिकेट देना है उसको मैंने टाइम से सर्टिफिकेट दे दिया, उससे मैंने अपना सेफ गार्ड कर दिया। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कोई भी मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे के ऊपर आ सकती है। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो प्लीज मेरे को आप गाइड कीजिए, मैं एक बार देख के आपको बता। करेक्ट सर, ठीक है, ओके। करेक्ट करेक्ट। और किसी एक की क्वेरीज? एक सवाल आया हुआ है कि मैंने ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं जहां पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है रेरा का रजिस्ट्रेशन लिए बिना। तो अगेन सर वो अपने वायलेशन कर रहे हैं, और इस वायलेशन के अंदर दे आर एंटाइटल्ड टू पे अप टू 10% टोटल प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द रेरा अथॉरिटी। अगर रेरा अथॉरिटी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है, अगर कोई भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोई भी रेरा अथॉरिटी के संज्ञान में ये डालता है और उसके बाद में रेरा अथॉरिटी उसको सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। रेरा अथॉरिटी को हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि प्लीज पुट अ पोर्टल के अंदर आप ऐसा डालिए कि सो मोटो अगर किसी को आपको कुछ बताना हो तो आप बता सके। ये हमने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो किसी कारणवश इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन थ्रू अ लेटर और थ्रू एन ईमेल, रेरा वेबसाइट के ऊपर रेरा की ईमेल आईडी है, यू कैन ब्रिंग दीज थिंग्स एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू द नॉलेज ऑफ द रेरा अथॉरिटी। इस तरह की चीजें होती हैं और नहीं नॉलेज में आती हैं तो नुकसान उन लोगों का होता है जो इन चीजों को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, या तो वो प्रोफेशनल या वो डेवलपर या वो अलॉटी। क्योंकि आज अगर कोई रेरा नंबर के बिना कोई काम कर रहा है तो उसकी नॉलेज में तो है रेरा चाहिए, लेकिन उसको किसी ना किसी की सह है, या तो उसके खुद ही की ही या किसी अलॉटी की, जिसके कारण वो ये चीज करने की हिम्मत करता है। इसके एडिशन में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि मैंने प्लॉटेड बोला था, मैंने कमर्शियल बोला था, मैंने रेजिडेंशियल बोला था, लेकिन अब राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसको भी क्लियर कर दिया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी रेरा के अंदर आएगा। इट इज इन एम्बेड ऑफ रेरा। सो अब किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट, वो अपना पहले ही कवर हो गया था, रूरल एंड प्लैंड और अनप्लैंड अपने अर्बन, ये पहले ही कवर हो गया था। सो नाउ एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच इज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर और 8 यूनिट्स वुड बी कवर्ड इन रेरा। Sir, this is Kashyap Chukhawatia, advocate from Mumbai. कश्यप जी सर, हाँ जी, हाँ जी। यस सर प्लीज। हाँ जी, नमस्कार जी। अमित जी, आपने नमस्कार। आपने जो एग्जांपल दिया था कि यदि 100 अलॉटीज है उसमें से 50 अलॉटीज को आपने पोजीशन दे दिया, 50 बाकी है, और उसमें कोई चेंज करना है तो डेवलपर को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और फिर तो 51 उसमें जो 50 को जो अलॉट किया गया है उनके पास एक वोटिंग राइट है और बाकी के 50 का अलग अलग वोटिंग राइट। तो as a result he has to take the voting from 51 members. हाँ जी, Now मेरा सवाल ये है सर कि 50 की जगह समझो 60 अलॉटीज को घर दिया गया है तो भी they will have only one। घर में ये सर बुकिंग नहीं, क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ पे we are considering the voting, the modification which the developer would like to do with 2/3 majority of the members who have not been allotted so far, and now the allotment is done but the possession is not taken. You said that if 50 people have taken the possession, then they will have one voting right and balance 50 नहीं will सर, be मैं एक having। बार वापस रिपीट करता हूँ। मैं पहली बात तो सर पोजीशन नहीं बोल रहा, मैं बुकिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैंने 1 रुपया भी दे दिया है तो आई हैव अ राइट ऑन द फ्लाइट। तो पहली बात तो मेरी बुकिंग है, और जो 50 हैं वो 50 के हर का एक वोटिंग पावर है। ठीक है। और जो मेरा बाकी डेवलपर है उसके पास 50 यूनिट है तो उसके पास भी 50 पावर होने चाहिए, लेकिन उसके पास सब 50 पावर नहीं है, उसके पास एक ही पावर है। अच्छा, तो एक पावर तो डेवलपर का
और 50 पावर मेरे 50 इन अलॉटीज का, तो ओके, ऐसे टोटल प्रोजेक्ट की 51 पावर हुई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ जी। अगर मैं डेवलपर को 50 पावर दे दूंगा तो उसको तो सिर्फ 13 ही लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ जी। और दूसरा जो आपने एग्जांपल दिया था सर, रतन भाई साहब आप म्यूट पे हैं। हाँ सर अमित जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि 50 तो अलॉटी प्लस जो नॉन अलॉटी का 1, 51। अगर हाँ 60 एग्जैक्टली, अलॉटी हो गए तो 60 प्लस 1। हाँ, यस, यदि डेवलपर के पास 50 की जगह 60 यूनिट है तो भी हाँ उसके जी। पास एक ही 40 राइट प्लस होगा। 1। 40 नहीं नहीं साहब, 40 में एक, मतलब कि 40 में 61 राइट होगी। अच्छा, 41 राइट्स। 40 की एक राइट होगी, जितना भी हाँ डेवलपर के बरोबर, पास है उसका एक वोट शेयर मिलेगा। अच्छा। और आपने जो हाँ वो दूसरा 10 भाई वाला जो एग्जांपल दिया था कि हाँ 10 जी। भाई मिलके एक बनाते अलग अलग अपना एक बंगलो जैसा समझो, हाँ हाँ, एक अपार्टमेंट उसमें बना रहे हैं अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसमें एक भाई बोल रहा है कि मैं किसी बाहर को बेचना चाहता हूँ, हाँ जी साहब। तो उसमें आपने जो बताया कि उसके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, हाँ जी साहब। तो वो एक ही यूनिट के लिए लगेगा नहीं या साहब, पूरे पूरे यूनिट? प्रोजेक्ट का होगा। रेरा का रजिस्ट्रेशन सब प्रोजेक्ट के ऊपर जाता है, अच्छा अपार्ट यूनिट पे नहीं जाता। तो पूरा अच्छा प्रोजेक्ट मेरे अच्छा। को रजिस्टर करना है। So all the other 9 brothers also have to go under that registration द process. प्रोजेक्ट वुड गोइंग टू गो। अच्छा, project would go into भाई that लोग तो process. बना रहे हैं, Correct, correct. लेकिन वो बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट। उनके पास 10 अप्रूवल नहीं आई होंगी साहब, उनके पास ठीक, अप्रूवल एक ही आई थी वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अमित जी ठीक सर है यहाँ सर। एक क्वेश्चन रेज करूंगा मैं सर। हाँ जी। यहाँ पर जैसे आपने बोला सर रेरा के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड है, सपोज मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के और मैंने सेल भी कर दिया, हाँ जी। सेल भी कर दिया, उस पोजीशन के अंदर अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है और वो सामने वाला मेरे ऊपर केस करता है तो क्या रेरा उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या, क्योंकि मैं रजिस्टर बिल्कुल तो हुई नहीं। बिल्कुल करेगा साहब। तो उसकी कार्रवाई ऐसे होगी, सबसे पहले तो जो एग्रीव्ड है वो एग्रीव्ड हम्म, जाएगा, बताएगा। तो सबसे पहले तो रेरा उसकी कॉग्निजेंस लेगा सो मोटो हम्म, नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए, हम्म हम्म उसको बुलाएगा, ओके रजिस्टर करवाएगा उससे, और उसके बाद में ये हम्म कॉग्निजेंस लेगा उसकी कंप्लेंट, ओके या ओके दोनों चीजें थैंक यू। पैरेलल चालू हो जाएंगी उसकी। हम्म, ठीक है। ओके सर, और कोई किसी की क्वेरी एनी सर? अदर क्वेश्चन सर? मेरे ख्याल थैंक से यू अमित वेरी जी अब मच कोई सर। क्वेश्चन बचा नहीं है। नहीं नहीं, अमित जी ने बहुत नाइसली सब कुछ समझा दिया, बहुत ही सरल भाषा राइट में। राइट। हमारे साथ तो लंदन से भी जुड़े हुए हैं किशोर बराबर, पाहुजा जी। दे आर, हाँ मतलब पावर देखिए, रेरा की पावर और अपॉर्चुनिटीज की पावर देखिए कि लंदन सही से है, आदमी मिस नहीं कर रहा। सही है। लंदन में बैठे हैं और स्टिल इज ऑनलाइन। थैंक यू करेक्ट, सो मच, थैंक यू सो मच अमित थैंक जी यू वेरी मच सर। जी बीइंग सर, सर विद बहुत अस। बहुत सर थैंक रेरा यू सर। रेरा की पावर ये है सर। सर अभी 4 दिन हैदराबाद के पहले आई वॉज 10 days एट सिंगापुर, राइट, और अब हिंदुस्तान को एक अलग एंगल से इन्वेस्टमेंट, एक अलग एंगल से देख रहा है पूरा देश में। एक अलग वो है, क्योंकि उनका एक कंसर्न है नाउ इंडियन रियल एस्टेट इज रेगुलेटेड, क्योंकि द रियल एस्टेट इज मेच्योर्ड बिकॉज ऑफ द रेरा। सो रेरा की पावर से मैं आपको बताया ना कि अभी ½ % भी बहुत ज्यादा है 6 साल में। अभी तो सब इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, एंड इट्स लाइक फुल ऑफ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो हमें यस, जुड़ना चाहिए, जितने भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल। डेलीगेट्स यहाँ हैं वो सब इसका फायदा उठाएं, आज की टॉप का फायदा उठाएं। और आप उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए। आपने पूरा एक्ट समझ लिया है, तो आप उन लोगों से निश्चित रूप से अपने क्लाइंट को बेटर एडवाइस कर सकते हैं जो लोग आज हमको नहीं जुड़ पाए। हम कल भी वापस वेबिनार लेके आ रहे हैं एमएसएमई के इंसेंटिव्स के ऊपर। आप कल फिर हमारे साथ जुड़िएगा। फिर 2 दिन जरूर सर। अगले अगले 2 दिन हम और दूसरे सब्जेक्ट्स पे ला रहे हैं। आईबीसी पे ला रहे हैं, आईपीआर पे ला रहे हैं, इंडियन प्रॉपर्टी राइट, इस पे इंटेलेक्चुअल राइट पे ला रहे हैं। तो 2 वेबिनारों में और जुड़िए, उसके बाद हम ब्रेक देंगे। तो एमएसएमई के ऊपर कल बहुत है बहुत या परसों है? एमएसएमई के ऊपर कल है, इंसेंटिव्स पर्टिकुलरली इन राजस्थान, ठीक इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान। राजस्थान है, में ओके, क्या एमएसएमई को इंसेंटिव्स है और कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटीज लाइज करती है, उसके ऊपर बिल्कुल कल सर, बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट है विष्णु गोयल जी, वो आएंगे, कल हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं भी जरूर सर। आज की तारीख में देवेंद्र मित्तल जी को निवेदन करूंगा, ये हमारे टीसीए के वर्दी मेंबर हैं, कि एक प्रॉपर तरीके से, मैंने थैंक यू बोला अमित जी को, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, बट
प्रॉपर तरीके से देवेंद्र मित्तल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक अमित जी को, हमारे जो आज के स्पीकर हैं, डायनेमिक युवा निश्चित रूप से और बहुत ही लर्नेड, अपने फील्ड के मास्टर हैं, राइट? देवेंद्र जी थैंक यू सर। मैं उसके रतन जी पहले सर, thank you आपसे for आज्ञा लेना opportunity. चाहूंगा, आज्ञा लेना चाहूंगा। अमित जी, मेरा एक क्वेश्चन है। Thank you, sir. एसोसिएशन को धन्यवाद देने Yes, के sir. लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, एक sir. मिनट अमित जी, में, मेरा एक एक क्वेश्चन है। हाँ जी, अमित जी, हाँ जी प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है कि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो गया, आप कितने दिन में पेमेंट मिलेगा? वो डीएम और अपने कलेक्टर साहब के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा सर। अंदाज कुछ? साहब हाई कोर्ट के अंदर अगर कुछ दिक्कत है तो कंटेम्प्ट का वो लगाना पड़ेगा। ये एक अनसुलझी हुई कड़ी है जिसके अच्छा। ऊपर अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। टाइम लग रहा है, मतलब ये 2-4 महीने लगेंगे पेमेंट आने में? लग सकता है साहब, लग सकता है। अच्छा, तो ब्याज मिलेगा ना वो तो सारा? हाँ हाँ, ब्याज मिलेगा सर। ठीक है, चलो। देवेंद्र जी प्लीज। अमित जी सर, थैंक यू सर। आज चलो, आपने जो ये वेबिनार रखी बहुत अच्छा सर, और हिंदी सरल भाषा के अंदर आपने जो सारी चीजें बताई सभी को फायदा पहुंचा इसका। और रेरा एक्ट मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है, काफी नॉलेज मिली, क्योंकि छोटे छोटे एरिया के अंदर काफी जनों को नॉलेज नहीं है। जयपुर बड़ी सिटी में तो फिर भी पता है, लेकिन काफी छोटे छोटे एरिया में पता नहीं है। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू ऑडियंस। राजस्थान कर Thank सलाहकार you very संघ much. Thank you आपके very much. हमेशा साथ है, कल भी, आज भी और कल भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी। ओके रतन जी सर, ओके, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। हम एंड कर रहे हैं सर मीटिंग का।